सो लेट्स बिगिन। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाउ वी विल प्रोसीड इन दिस सेशन। देखिए, दिस इज एन ऑनलाइन प्रोग्राम, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, नोबडी विल कमेंट। कुछ बेसिक रूल्स हम सेट करेंगे क्लास के लिए। हम लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, देयर आर बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो सो दैट नेक्स्ट 1.5 आवर थोड़ा प्रोडक्टिव स्पेंड हो, है ना। देखिए, 3-4 बातें बोलूंगा स्टार्टिंग में बस। इट्स एन ओरिएंटेशन सेशन। आपका प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो रहा है। फॉर नेक्स्ट 10 to 12 days वी विल स्पेंड ऑन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या होता है? इफ आई विल आस्क यू, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन सेशन होता है, राइट? ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है? देयर आर मल्टीपल ओरिएंटेशन सेशन दैट वी हैव प्लान्ड। आई विल डिस्कस विद दैट यू कि कब कब ओरिएंटेशन सेशन है, बट मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, क्यों कंडक्ट कर रहे हैं हम ये ओरिएंटेशन सेशन? नाम में जुड़ा है, आप नाम में देख सकते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या मीनिंग है? वी नीड टू ओरिएंट यू टुवर्ड्स योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज जर्नी। ठीक है, तो थोड़ा सा डायरेक्शन हम आपको देंगे कि कोर्स स्टार्ट होने से पहले, एक्चुअल लाइव क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, है ना, थोड़ा डायरेक्शन आपको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो 3 ओरिएंटेशन सेशन वी आर गोइंग टू कीप। टुडे इज द फर्स्ट वन, है ना। 3 सेशन हम रखेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल ऑल्सो टेल यू कि कब कब है नेक्स्ट 2 सेशन। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आपके जो भी डाउट्स हैं, ऑल द डाउट्स विल बी रिजॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। आप जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, करंट अफेयर कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। दीज डाउट्स आर वेरी जेन्युइन, बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि वी हैव प्लान्ड ईच एंड एवरीथिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट? जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, एनसीईआरटी हो गया, नोट्स मेकिंग हो गया, वी हैव प्लान्ड डिस्कशन अबाउट दैट इन मच मोर डिटेल्ड वे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी आपको पूछने हैं ओवर द पीरियड ही एड्रेस होने वाले हैं। एंड इन द लाइव सेशन, लाइव सेशन में एक बेसिक रूल आपको फॉलो करना है। देखिए, जो भी आपके डाउट है, मेंटरशिप कब होना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, होता क्या है कि ऑनलाइन प्रोग्राम में यू हैव दिस फ्रीडम कि आप चैट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, इजंट इट? लेकिन आपके जो भी डाउट्स होंगे आई विल टेक अप एट द एंड ऑफ द सेशन। आप डालना चाहते हैं यहां पे डाल सकते हैं चैट बॉक्स में कमेंट। मेरा सजेशन ये है कि होल्ड दीज कमेंट विद इन योरसेल्फ। आप अपनी एक बुक में लिख सकते हैं, कोई रफ पेज लेके बैठिए कि दीज आर द डाउट जो मेरे माइंड में आ रहे हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल सिट हियर with a chair and answer all of your doubts. Understood? But while we are discussing these things, कुछ बातें मैं डिस्कस करने आया हूं आपसे आज, राइट? कुछ प्लान किया होगा हमने। While we are discussing these things, अगर आपको इन्हीं से रिलेटेड कोई डाउट आता है तब आप पूछ सकते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और डाउट है तो एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल आस्क द डाउट। अंडरस्टूड? प्लीज टेल मी दिस थिंग, इज दिस थिंग वेरी मच क्लियर टू यू? देखिए, अगर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने हैं तो कुछ बेसिक रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? नहीं, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स बनाने का टाइम अभी गया, आपको पीपीटी मिल जाएगी। दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन, हमें आपको ओरिएंट करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो बातें मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं, है ना। दोज हु आर नॉट अवेयर अबाउट माई ओन जर्नी, थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताता हूं, देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड। देखिए, सारथी आईएएस की जो टीम है, इट इज अ वाइडर रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस, है ना। देखिए, आपके लिए जितने भी मेंटर्स एंड टीचर्स सारथी इसमें हैं जो आपको इस जीएस फाउंडेशन कोर्स में गाइड करने वाले हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एक डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस हम लेके आए, है ना। यू हैव डॉक्टर शिविन चौधरी, यू हैव मुदित जैन सर हु हैव क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन, राइट? अब व्हाट आई एम ब्रिंगिंग, मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं। माय नेम इज वरुण जैन, आई एम आईआईटी रुड़की ग्रेजुएट। I have appeared for the UPSC Civil Services examination and cracked mains examination 4 times. I have appeared for the interview twice. आप में से कुछ लोग बिल्कुल न्यू होंगे, है ना। देखिए, 2026 फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं, अभी 2 साल का जर्नी है हमारा यहाँ से। अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो आई बिलीव कुछ लोग शायद पहली बार इंटरेक्शन मेरे साथ कर रहे होंगे, है ना। तो 2 बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के इंटरव्यू स्टेज तक आई हैव रीच्ड एंड आई एम गाइडिंग द एस्पिरेंट फ्रॉम लास्ट 4.5 years. Okay, thousands of people, thousands of civil services aspirant we have guided. I have guided personally, I would say. Even Dr. Shivin was one of my earlier student. All right, now अपने एक्सपीरियंस से जो मेरा सिविल सर्विसेज का 6 year का जर्नी रहा है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेट्स से अगर मैं बोलता हूं कि अगर मुझे अपने यंगर सेल्फ को कुछ एडवाइसेस देने हैं, तो पिछले 10-12 ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है
मेरा माय ओन यूपीएससी सिविल सर्विसेज जर्नी, और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट को गाइड करने का एक्सपीरियंस है ना, अगर 10 to 12 ईयर का एक्सपीरियंस हम बोले, और अगर मुझे अपने यंगर सेल्फ मतलब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, अगर कुछ 1 घंटा 1.5 घंटे का ज्ञान देना होता कि क्या चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस पूरी सिविल सर्विसेज जर्नी में, दोज एडवाइसेस आई विल शेयर विद यू इन टुडेज सेशन, द क्रक्स ऑफ इट, है ना। कोई भी अगर एग्जामिनेशन दे रहा है सिविल सर्विसेज का, तो उसे क्या इंपॉर्टेंट चीज, क्या पर्सपेक्टिव माइंड में रखना चाहिए, वो मैं आपके साथ आज के सेशन में शेयर करने वाला हूं। दिस इज आवर एजेंडा फॉर टुडेज सेशन। अंडरस्टूड? तो स्टार्ट करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। चलो भाई देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछता हूं मैं। देखिए व्हाट आई बिलीव कि एक इब्राहिम लिंकन का कोट है। इब्राहिम लिंकन से, इफ यू विल गिव मी 6 hours to chop a tree, I will spend 5 hours in sharpening the edges, है ना। मीनिंग क्या हुआ इसका? सिंपल मीनिंग है, अगर आप किसी भी प्रिपरेशन में एंटर कर रहे हैं, किसी भी एक कॉम्पिटिटिव गेम में एंटर कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है ना, उसकी जो प्रिपरेशन है कि हाउ इट विल बी डन, हाउ इट शुड बी डन, उस पर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए, ठीक है ना। तभी देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डिफरेंशिएट अ सिलेक्टेड पर्सन। अगर मैं आपसे ही पूछता हूं, चलो पहले आपसे ही पूछते हैं, थोड़ा सा एंगेजमेंट स्टार्ट होगा, है ना। आप बताइए मुझे कि एक सिलेक्टेड पर्सन और एक नॉन सिलेक्टेड पर्सन, क्या डिफरेंस होता होगा दोनों में? टेल मी दिस थिंग, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू बिलीव कि एक सिलेक्टेड पर्सन के पास होती है? चलो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट डिफरेंशिएट अ सिलेक्टेड person in UPSC civil services exam. How many people do you think are preparing for this examination? It's just a 1.5 hour session जहां पे मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एंगेज करें, तभी आप समझ पाओगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं, है ना। How many people do you think are really preparing for this examination? मतलब जो ढंग से तैयारी कर रहे हैं, कितने लोगों के बीच में कंपटीशन है? पहले तो ना इस एग्जामिनेशन की जो हवा है उसको कम करते हैं। फर्स्ट लेट्स बीट दिस एग्जाम एट मेंटल लेवल, है ना। पहले थोड़ी सी हवा में कम करना चाहूंगा, बिकॉज यू गाइज आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन नाउ। और जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप क्या सोचते हैं, रफली 12 to 13 लाख पीपल आर एक्चुअली अपियरिंग अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, और इसमें से 5 लाख लोग अपियर होते हैं, है ना। आई बिलीव मैक्सिमम इन 5 लाख लोगों में से 50,000 people are actually seriously preparing for this exam, not more than this 50,000 नंबर, इससे ज्यादा नहीं है, इससे कम ही है। एट मैक्स मैं आपको ये बोलूंगा 50,000 people हैं who are preparing for this examination. Out of these 50,000 people, roughly 10,000 people will write mains examination. इसमें से 2.5K will appear for interview and 1,000 people will be finally selected. तो इस नंबर को तो आप भूल जाओ, forget about this number. This is none of your concern, none of our concern, है ना। If you are, मैं believe करता हूं, I believe कि if you have joined the foundation program at such an early stage, then you are a serious aspirant. Of course, there are some other parameters which define a serious aspirant, जो over the period इसी सेशन में हम डिस्कस भी करेंगे, but I believe right now, if you are starting this early, then you fall into this 50,000. तो बस इतना ही कंपटीशन है, इसको हटा देते हैं बिल्कुल, ठीक है। इतना ही कंपटीशन है जिसको हमें बीट करना है, ठीक है, डन। अब अरे रिपीटर्स होते हैं, बट कंपटीशन कितने लोगों में है, दिस इज द पॉइंट, है ना। ऐसे तो अप्लाई तो दुनिया कर रही है एग्जामिनेशन के लिए, बट हाउ मेनी पीपल आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, हु हैव कंप्लीटेड देयर कोर्स, हु हैव प्रैक्टिस्ड आंसर राइटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज व्हाट आई मीन बाय पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, आशुतोष, ठीक है। अब बताओ, अब व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, इवन आज के टाइम में भी अगर हम बात करेंगे, मेनी पीपल थिंक दैट नंबर ऑफ आवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, कि कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, मैं आपसे पूछता हूं कि कितने घंटे एक सिलेक्टेड पर्सन पढ़ता होगा ऑन एन एवरेज? रफली 8 to 10 आवर्स, हम भी यही रेकमेंड करते हैं, 8 to 10 आवर्स इज गुड। तो पहले तो ये दिमाग से बात निकाल दो कि 14-15 घंटे 16 घंटे पढ़ना होता है, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। कंसिस्टेंट स्टडी फॉर 8 to 10 आवर्स इज गुड इनफ, बट रिमेंबर दिस थिंग, यार अगर नंबर ऑफ आवर्स
मेन डिफरेंशिएटर होता, इफ नंबर ऑफ आवर्स इज द मेन डिफरेंशिएटर between a selected or a non-selected person, don't you think that the people who are in their final attempt, probably fourth attempt, fifth attempt, sixth attempt, इनका सिलेक्शन रेशियो हाइयर होता? ऐसा मान लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ आवर्स इतने क्रिटिकल इंडिकेटर होते टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, देन पीपल हु आर इन देयर फिफ्थ और सिक्स्थ अटेम्प्ट, डोंट यू थिंक कि इनका सिलेक्शन रेशियो बहुत हाई होता? इजंट इट? कुछ जो मिथ है ना इस एग्जामिनेशन को लेके, वो मैं आपके दिमाग में आज ब्रेक करूंगा विद सम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, है ना? बट एक्चुअली इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम अगर आप देखेंगे, दिस इज वेयर द लोएस्ट सिलेक्शन हैपन, राइट? है ना? स्टैटिस्टिकली यूपीएससी का एनुअल रिपोर्ट यू कैन चेक आउट, है ना? अगर आप एनुअल रिपोर्ट चेकआउट करेंगे, यू विल चेकआउट कि यहां पे सबसे लो रेशियो है सिलेक्शन का, हाईएस्ट कहां पे है? थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में। दिस इज वेयर द हाईएस्ट सिलेक्शंस आर हैपनिंग, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट, ठीक है? अब इसका मीनिंग कि नंबर ऑफ आवर अकेला इंडिकेटर तो नहीं है, नंबर ऑफ आवर इज नॉट द डिफरेंशिएटर, राइट? नंबर ऑफ आवर डिफरेंशिएटर नहीं है ना? अब कंप्लीटिंग द सिलेबस, अब ये देखते हैं। I believe कि somebody if starting the foundation preparation, they used to believe, I used to believe, I would say, मैं अपने younger self को एडवाइस कर रहा हूं कि एक बार सिलेबस पूरा हो गया तो काम हो जाएगा। लगता है ना ऐसा? एट योर स्टेज आप लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा आता नहीं फीलिंग कि एक बार बस कोचिंग कर लें और किसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद हैंडल हो जाएगा? इजंट इट? लगता नहीं आपको क्या स्टार्टिंग में सिलेबस कंप्लीशन को लेके ज्यादा एंजाइटी नहीं होती? होता ना किसी तरीके से एक बार सब कुछ कंप्लीट हो जाए, है ना? अगर सिलेबस कंप्लीशन डिफरेंशिएटर होता, if this would be a differentiator, you need to understand your competition and whole ecosystem, right? Then all the people who are repeater and who have access to the foundation course, भाई सभी लोग फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, जितने भी लोग सीरियस है एग्जामिनेशन के बारे में, है ना? डोंट यू फील कि अगर ये डिफरेंशिएटर होता तो 50,000 से बड़ा नंबर होता वो? इजंट इट? तो सिलेबस कंप्लीशन भी बिगर डिफरेंशिएटर नहीं है, नो डाउट अबाउट दैट। सिलेबस कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ आवर्स इज इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि जो 50,000 लोग हैं इनमें डिफरेंशिएटर क्या है? इन 50,000 में से जो 1000 क्वालिफाई कर रहे हैं उनके लिए क्या डिफरेंशिएटर है? तो नंबर ऑफ आवर्स इंपॉर्टेंट है बट मेन डिटरमिनेंट नहीं है। दिस इज माय पॉइंट, है ना? सिलेबस कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है बट मेन डिटरमिनेंट नहीं है ना? देन व्हाट इज द मेन डिटरमिनेंट दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इन टुडेज सेशन, है ना? देयर आर 3 थिंग्स जो मेरे पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, लास्ट 12 इयर्स का। देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर, ठीक है ना? 1, कंसोलिडेशन, सेकेंड, राइट स्ट्रैटेजी, एंड थर्ड, वंस शेयर ऑफ लक। ये 3 चीजें मैं बोलूंगा जो डिफरेंशिएट करती हैं किसी भी एस्पिरेंट में जो सिलेक्ट होता है इस एग्जामिनेशन में। इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वी आर नॉट हरिंग फॉर एनीथिंग। आराम से बैठिए, आराम से सुनते हैं। ये 3 वेरिएबल हैं जिसपे हमें लॉन्ग डिस्कशन करना है ना? कि हाउ, वाई, क्या नीड है, कैसे करेंगे, सारे वेरिएबल डिस्कस करते हैं इन 3 वेरिएबल के। कंसोलिडेशन, राइट स्ट्रैटेजी एंड वंस शेयर ऑफ लक, दैट इज इट, ठीक है? चलो अब पहले कंसोलिडेशन की बात करते हैं, इसको समझ के देखते हैं कंसोलिडेशन का क्या मीनिंग है। देखिए, एज आई हैव सेड कि सिलेबस कंप्लीशन तो कर ही ले रहे हैं लोग, लाइक द 50,000 पीपल विच वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ ये सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सिलेबस तो उनका कंप्लीट हो जा रहा है। भाई 1 साल नहीं लगेगा यार, 2 में हो जाएगा, इजंट इट? 1 ईयर नहीं तो 2 में हो जाएगा, 2 नहीं तो 2.5 साल में हो जाएगा, कंप्लीट तो हो ही जाएगा। डिफरेंशिएटर कहां है फिर? डिफरेंशिएटर है कि कंसोलिडेशन कंटेंट का किसने किया हुआ है। दिस इज वेयर द डिफरेंस कम्स, है ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई भी एस्पिरेंट इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है स्टार्ट, आपको क्या लगता है कितने पेजेस, हाउ मेनी पेजेस डू यू थिंक एन एस्पिरेंट शुड स्टडी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? ठीक है, मान लूंगा मैं ये कि रफली 10 to 15,000 पेजेस एनी एस्पिरेंट इज स्टडिंग, है ना? एंड इन द फाइनल मेंस एग्जामिनेशन अगर हम बात करें
इन द फाइनल मेंस एग्जामिनेशन 200 पेजेस का कंटेंट आप लिख के आते हो अपने 7 पेपर्स में, तो आउट ऑफ दीज 10 to 15,000 है ना, ऑल यू नीड इज 200 पेज कंटेंट, दैट्स इट। देखिए इस पूरे एग्जामिनेशन का न्यूक्लियस मेंस एग्जाम है, ये बात याद रखना। वेन एवर आई विल टॉक अबाउट द रैंक एंड सिलेक्शन, मेंस विल कम इन पिक्चर, है ना। आपको बेसिक एग्जाम का आइडिया होगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, आई एम श्योर। प्रीलिम्स इज द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, राइट? इट्स एन एलिमिनेशन राउंड, इट इज नॉट अ सिलेक्शन राउंड। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन, है ना, देन वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द मेंस। दिस इज वेयर द सारथी आईएएस इज डिफरेंट, है ना। आप बाकी जगह फाउंडेशन कोर्स करेंगे, कहीं भी देखोगे नोबडी इज टीचिंग यू मेंस इन द फाउंडेशन प्रोग्राम। दे बिलीव कि आप पहले साल वहां पे प्रीलिम्स पढ़ के जाओ, फिर दूसरे साल वहां पे मेंस का कोर्स लो, तीसरे साल वहां पे अगला कोर्स लो, है ना। वी डू नॉट हैव दिस अप्रोच इन द फाउंडेशन प्रोग्राम। वी बिलीव अगर कोई फाउंडेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा है तो सिलेक्शन के लिए ज्वाइन कर रहा है, खाली प्रीलिम्स का बेसिक सिलेबस पढ़ने के लिए नहीं कर रहा, है ना। तो व्हेनेवर आई विल टॉक अबाउट द सिलेक्शन, सिलेक्शन विल बी डन थ्रू मेंस ओनली, अंडरस्टूड? ठीक है। तो in the mains examination roughly 200 pages of content you actually write in the exam, and जो मेंस का स्केड्यूल है उसका भी मैं आपको आइडिया देता हूं। आप में से देखा है किसी ने कि मेंस का जो आपका स्केड्यूल होता है वो किस तरीके से दिखता है? हाउ डज इट लुक लाइक, है ना। जैसे डे 1 पे मैं आपको बताता हूं, एक बार मेंस का स्केड्यूल देखना, कुछ लोगों को नहीं पता होता। डे 1 पे आपको 9 to 12 आपका एसए का पेपर होगा, 3 आवर्स, 9 to 12 पे 10 to 1 होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट डे, डे 2 पे आपका 9 to 12 एंड 2 to 5 दो पेपर होते हैं। 9 to 12 में GS1 एंड 2 to 5 में GS2, ठीक है। देन इट्स डे 3 में अगेन 9 to 12 GS3 एंड 2 to 5 GS4, ठीक है। ये आपका मेंस का स्केड्यूल है। So I was saying this thing कि in the mains examination this will be your hectic schedule, और schedule में you will be writing answer on diversity of subject. You need to understand what is the need of this consolidation, right? ये discuss कर रहे थे हम, आपको याद होगा, ठीक है। So इस hectic schedule में जब आप इतने diversity of subject पे, diversity कैसे है? GS1 has history, geography, society, GS2 has polity, IR, governance, social justice, GS3 is economics, agriculture, internal security, science and tech, environment, and GS4 is ethics. इतने डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट पे इतना बैक टू बैक जब आपको आंसर राइटिंग लिखना है, देन ऑल यू नीड इज कंसोलिडेशन, कि कंटेंट ऐसा इंटरनलाइज होना चाहिए आपके माइंड में कि आपको सोचना ना पड़े एग्जाम में। यू विल नॉट गेट एनी टाइम टू थिंक इन द एग्जामिनेशन हॉल, है ना। तो ये कंसोलिडेशन किसका हुआ है? This is what differentiate a selected and a non-selected person. समझ में आया? आपको कोई नॉलेज है, इट इज डिफरेंट थिंग, और वो नॉलेज कंसोलिडेटेड है, इस लेवल पे कंसोलिडेटेड है कि आप इन बैक टू बैक सिचुएशन में भी आप अपने आंसर पेपर में लिख पाओ। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट अ सिलेक्टेड पर्सन। ये बात समझ में आई? तो दिस इज द नीड ऑफ कंसोलिडेशन। जिनको भी मीनिंग थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है कि सर कंसोलिडेशन का मीनिंग क्या एग्जैक्टली, है ना, एक सिंपल सा मीनिंग आपको डिफरेंशिएटर बताता हूं मैं आपको। देखिए नॉर्मली यू बिलीव कि आप अगर आप कुछ पढ़ते हो, दिस इज अ ह्यूमैनिटी बेस्ड एग्जामिनेशन, राइट। जब आप कुछ पढ़ते हो तो आप उसे याद करते हो ना, कुछ भी पढ़ते टाइम आप उसे याद करते हो, उसको बोलते हैं मेमोराइजेशन। यू ट्राई टू मेमोराइज समथिंग और उसके बाद आप मे बी 2 या 3 दिन बाद उसे भूल जाते हो, इजंट इट? आई एम श्योर 10% लोग होंगे जो अच्छे से देते हैं, जो टॉपर्स हैं, है ना, बट 90% ऑफ द पीपल इन द ग्रेजुएशन व्हाट दे आर डूइंग, अगर परसों एग्जाम है 2 दिन पहले रटना शुरू करेंगे, 2 दिन रटेंगे, एग्जाम देंगे, और एग्जाम के 1 हफ्ते बाद कुछ याद नहीं होता उन्होंने क्या पढ़ा था। ये होता है नहीं, मुझे बताओ, ये होता है ना? मैंने भी दिया है, मैं तो आईआईटी रुड़की से पढ़ा हूं, अच्छा सीजीपीए था 8 के आसपास, है ना। बट दिस इज द रियलिटी, राइट? वी नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? ऑनेस्ट होना पड़ेगा हमें, तभी हम कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी चॉकआउट कर पाएंगे, है ना। उसे बोलते हैं मेमोराइजेशन। 2 रात पहले पढ़ा, ऊपर ऊपर से याद किया और काम हो गया, 5 दिन बाद भूल भी गए तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन कंसोलिडेशन इज नॉट इक्वल टू मेमोराइजेशन।
कंसोलिडेशन का क्या मीनिंग है? इंटरनलाइजेशन। मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो भी कंटेंट आप पढ़ोगे, यू विल रियलाइज दिस थिंग, यू विल बी एबल टू इंटरनलाइज इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर मैं रात को आपको सोते हुए उठा के भी पूछ रहा हूं ना आर्टिकल 14 क्या है, इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए। इट शुडंट बी दैट सिचुएशन कि सर रिवाइज करके बताऊंगा। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ऐसा होगा, लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, एट दैट स्टेज एवरीथिंग मस्ट बी इंटरनलाइज्ड। समझ में आया डिफरेंस क्या है इंटरनलाइजेशन का एंड मेमोराइजेशन का? ठीक है, हाँ, वर्किंग प्रोफेशनल भी डिस्कस कर लेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशिएटर है जो कि आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सक्सेस दिला सकता है। सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, बट विदाउट कंसोलिडेशन यू विल नेवर बी एबल टू बीट योर मेन कॉम्पिटिटर, क्योंकि सिलेबस उन 50,000 लोगों का कंप्लीट हो जा रहा है, उन 50,000 पीपल में, है ना, जो इंटरनलाइज कर पा रहा है ना, उसी का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है ना। हाउ यू कैन इंटरनलाइज, अब आगे बढ़ता है, इसका भी आंसर है हाउ इट्स डन, है ना, इसका भी आंसर है हाउ इट्स डन, हाउ यू कैन डू द इंटरनलाइजेशन, है ना। 10 to 15,000 पेजेस कंसोलिडेट हो ही नहीं सकते। इसी से रिलेटेड एक मिस्टेक आपको बताता हूं जो आप कर रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए, जो मैं बातें आपको बता रहा हूं उसका एप्लीकेशन कहां है आपकी प्रिपरेशन में। आप में से किसी ने अभी कोई मटेरियल पढ़ा है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए? कोई भी मटेरियल, एनसीईआरटी पढ़ी हो, कोई बेसिक बुक पढ़ी हो, है ना, पढ़ी होगी आपने कोई ना कोई बुक, मैं बिलीव करता हूं, आई बिलीव कि समथिंग यू माइट हैव रेड, कोई तो आपने बेसिक नोट शायद देखने की कोशिश की होगी, है ना, स्पेशली शायद एनसीईआरटी पढ़ने की आपने कोशिश की हो। ऐसा होता है, डज दिस हैपन विद यू व्हेन यू रीड द एनसीईआरटी और आप सोचते हो कि उसे अंडरलाइन करूं, एंड उस अंडरलाइन करने के लिए आप सब कुछ अंडरलाइन करते जाते हो? ऐसा होता है। जैसे मैंने कुछ बिगिनर प्रिपरेशन बिगिन करने वाले लोगों की एनसीईआरटी रीडिंग देखी है, व्हाट दे डू, सब कुछ अंडरलाइन कर देंगे, और जो वो मार्कर यूज करते हैं अलग अलग पेन से पूरी बुक रंग देते हैं। इट हैपन बिकॉज यू आर थिंकिंग कि ये 10 से 15,000 जो मैं पेज पढ़ने वाला हूं सब कुछ रटना है, सब कुछ कंसोलिडेट करना है। ठीक है ना, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टार्टिंग में एस्पिरेंट करता है। वो ये नहीं समझता कि ये पॉसिबल ही नहीं है। सिलेबस देखो ना कितना हमंगियस है ना। यूपीएससी में मैं काफी बार स्टूडेंट को बोलता हूं, नथिंग इज डिफिकल्ट। आप पॉलिटी पकड़ लो, आप इकोनॉमिक्स पकड़ लो, आप ज्योग्राफी पकड़ लो, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट इज इजी, वेरी इजी आई वुड से। प्रॉब्लम क्या है एग्जाम में? ये हमंगियस, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको एक साथ याद रखनी है ना। तो सब कुछ तो याद ही नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या है? यू नीड टू फिल्टर आउट द कंटेंट कि मेरे को क्या याद रखना है और क्या नहीं करना, क्या नहीं याद रखना है। समझ में आया? ये मेरे ओपिनियन में, मेरे पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस में बिगेस्ट डिफरेंशिएटर है ना, कि आप यू आर रीडिंग सम कंटेंट एंड यू आर एबल टू फिगर दिस थिंग आउट, यार ये मेरे को कंसोलिडेट करना है, ये नहीं करना, इसको रटना जरूरी नहीं है, इसको रटना जरूरी है। हाउ यू कैन डू दैट, है ना। ये फिल्ट्रेशन जो मैं आपको करने को कह रहा हूं, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, कि कंटेंट को थोड़ा फिल्टर आउट करो। कैसे करोगे? पीवाईक्यू के बेसिस पे, पास्ट ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू आर योर बाइबल इन दिस प्रिपरेशन। समझ में आ रहा है ना। अब यहां पे एक चीज और सुनना, पीवाईक्यू दो चीज के हो सकते हैं। पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस है फिल्ट्रेशन में, राइट, कि क्या याद करना है क्या नहीं याद करना। अब एक बार बात करते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पीवाईक्यू की। प्लीज लिसन टू दिस थिंग वेरी क्लियरली। देखिए, ऑल्दो आई हैव सीन ओरिएंटेशन, मैंने भी फाउंडेशन कोर्स किया है, आई हैव सीन कि जब फाउंडेशन कोर्स के ओरिएंटेशन होते हैं ना, तो टीचर्स बहुत बेसिक बेसिक बातें बच्चों को बताते हैं। एंड आई हैव टॉक टू सो मेनी टीचर्स कि आप ये इतनी लाइक सेकंड क्लास या थर्ड क्लास वाली बातें क्यों कर रहे हो आप स्टूडेंट से, है ना। दीज आर द ग्रेजुएट पीपल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ग्रेजुएशन किया है, तो इनको सीधा वो बताओ ना जो इनके काम का है। थोड़ी मैच्योर एडवांस लेवल की बातें करो। आप मान के चल रहे हो, लाइक फाउंडेशन प्रोग्राम में मैंने बाकी जगहों का भी देखा है, वो मान के चलते हैं कि पीपल वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज मैच्योर और एडवांस थिंग, है ना। बट वी हैव नॉट डिजाइंड आवर फाउंडेशन कोर्स इन दिस मैनर, है ना। पीवाईक्यू की बात करते हैं, सुनो। हैव यू सीन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सिलेबस? और पेपर देखा है कोई प्रीलिम्स का? हैव यू सीन दिस ट्रेंड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दैट जो भी लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं, कोई जानते हो, कोई सीनियर है प्रिपरेशन में जिसने अभी प्रीलिम्स 2024 दिया हो?
डू यू नो एनीबडी, सीनियर, दोस्त, यार, कुछ भी हो जानने वाला जिसने प्रीलिम्स 2024 दिया हो? सुना है थोड़ा इकोसिस्टम में क्या चीजें चलती हैं? चलो नहीं है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। सुनो ये चीज, हैव यू नोटिस दिस थिंग? मैं आपको नहीं नोटिस किया तो मैं बताता हूं। देयर इज अ ट्रेंड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, देयर इज अ ट्रेंड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, कितने भी सोर्सेस से पढ़ के चले जाओ, आउट ऑफ 100 आपको मैक्सिमम 35 to 40 क्वेश्चन आते होंगे, दैट्स इट। मैक्सिमम 35 to 40 क्वेश्चन आते होंगे, उसके अलावा आप वहां पे थोड़ा दिमाग लगाते हो, लॉजिक लगाते हो। अब ऐसा होता क्यों है? आपने सोचा है कभी कि यार ये कैसा एग्जाम है, ये कैसा एग्जाम है कि कुछ भी पढ़ के चले जाऊं, मैक्सिमम 35 to 40 क्वेश्चन आते होंगे? फ्लॉ नहीं दिख रहा आपको इस एग्जाम में? डू यू थिंक इट इज एन इनजस्टिस फ्रॉम द साइड ऑफ यूपीएससी? यार बता दो ना क्या पढ़ना है। हाँ, अगर वो इंट्यूशन पे बेस्ड है तो क्यों है? इज इट द एग्जामिनेशन विच शुड चेक इंट्यूशन? है ना, इट शुड बी एन एग्जामिनेशन जहां पे बाउंड्रीज डिफाइंड हो। वो बाउंड्रीज प्रीलिम्स ने डिफाइन नहीं की हुई, पर वो बाउंड्रीज कहां से डिफाइन करी जा सकती हैं? है ना, वो बाउंड्रीज डिफाइन की जा सकती हैं पीवाईक्यू के थ्रू, दैट्स इट। यू हैव नो अदर सोर्स अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यू इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट अभी, है ना, मेंस की नहीं बात कर रहा मैं अभी। इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यू हैव ओनली पीवाईक्यू, है ना, टू डिसाइड कि क्या पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या मेमोराइज करना है। अंडरस्टूड? ठीक है ना? तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए पीवाईक्यू सामने रखो अपने, है ना। वी विल मेक श्योर कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं तो रेगुलरली हम पीवाईक्यू आपको करवाते जाएं, है ना। ये बात याद रखना प्लीज कि एक मिस्टेक क्या करते हुए देखा मैंने स्टूडेंट को, दे थिंक कि पहले सब कुछ पढ़ लेता हूं, समझ लेता हूं, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करके देखूंगा ना। ये रोल नहीं है पीवाईक्यू का। यू कंसिडर कि पीवाईक्यू के थ्रू आप जज करोगे कि आपकी प्रिपरेशन कहां लाई कर रही है, इजंट इट? मेनी पीपल आई हैव सीन डूइंग दिस मिस्टेक कि थ्रू पीवाईक्यू आई विल जज कि वेयर डज माय प्रिपरेशन लाइज। नहीं, ये रोल नहीं है पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू उस स्टेज से पहले आता है जहां पे कि आप यूज करते हो पीवाईक्यू को टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू स्टडी एंड व्हाट यू नीड टू इग्नोर। किसको आपको खाली समझना है, किसको आपको रटना है। समझ में आया? तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो मैं आपको बोलूंगा पीवाईक्यू इज योर बाइबल। व्हाई? क्योंकि इवन इन द सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नथिंग इज डिफाइंड ऑन माइक्रो लेवल, एवरीथिंग इज जस्ट डिफाइंड ऑन मैक्रो लेवल इन द सिलेबस, कि बस पॉलिटी लिख के छोड़ दिया। ठीक है ना? चलो अब बात करते हैं मेंस की। हैव यू सीन द मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस? प्लीज टेल मी, क्या मेंस में चाहे जीएस 1 हो, 2 हो या 3 हो, छोटे छोटे टॉपिक लिखे हुए हैं, इजंट इट? मेंस में आपने नोटिस किया, वेरी वेल डिफाइंड। यस वर्धन, दिस इज द पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग हियर। इन द मेंस एग्जामिनेशन इट इज अ वेरी वेल डिफाइंड सिलेबस, वेल डिफाइंड। ऐसे खाली लिख के नहीं छोड़ दिया जीएस 1 में कि इट इंक्लूड हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। डिफाइन किया है। सोसाइटी में दे आर गिविंग यू 10 टॉपिक्स, दैट्स इट, है ना। सेम गोज इन इंटरनल सिक्योरिटी, 10 टॉपिक है, फिक्स है, उसी में से क्वेश्चन आना है। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि दैट्स व्हाई मेंस एग्जामिनेशन इज प्रीटी मच प्रिडिक्टेबल। इट इज अ गेम ऑफ हार्ड वर्क। जस्ट कीप द सिलेबस विद यू, पीवाईक्यू विद यू, एंड मेंस विल बी डन, दैट्स इट। समझ में आया? मेंस इज क्वाइट प्रिडिक्टेबल, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने इस डिस्कशन पे। आई होप ये डिफरेंस प्रीलिम्स और मेंस में समझ आया हो आपको। ऐसे ही मल्टीपल सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट ज्ञान हम मैं देता रहूंगा आपको, है ना, कि आप नोटिस करेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से आप बेटर हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंटेंट को फिल्टर आउट करें पीवाईक्यू के थ्रू, है ना, और इस फिल्टर कंटेंट की रिवीजन। राइट, हम बात क्या कर रहे थे, वापस आ जाओ अपने मेन टॉपिक पे, कि हाउ यू कैन डू कंसोलिडेशन, है ना। यू नीड टू फिल्टर आउट द कंटेंट थ्रू द पीवाईक्यू एंड देन उस फिल्टर आउट कंटेंट का बार बार रिवीजन करोगे। समझ में आया? दिस इज हाउ कंसोलिडेशन विल हैपन। डन, है ना। हम आपको पीवाईक्यू कराएंगे मेंस के भी और प्रीलिम्स के भी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहीं से रिलेटेड जो यहीं पे कवर करना चाहूंगा मैं, इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग इन कंसोलिडेशन।
इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग इन कंसोलिडेशन, लिसन टू दिस थिंग वेरी क्लियरली, है ना। टू कंसोलिडेट एनी कंटेंट, द बेस्ट वे इज, आपको याद होगा स्कूल में बोलते थे लिख लिख के पढ़ना, याद है आपको? शायद आपकी और मेरी जनरेशन थोड़ी डिफरेंस हो गई होगी, बट यस, मेरे टाइम में स्कूल में बोला करते थे कुछ टीचर्स कि लिख लिख के याद करो। यू रिमेंबर दिस सेइंग, ओल्ड सेइंग? मुझे नहीं पता स्कूलों में आजकल बोला जा रहा है नहीं, प्रोबेबली ऑल ऑफ यू बिलोंग टू जेनजी कैटेगरी, राइट, है ना, बट शायद आजकल भी बोला जा रहा हो, बट लिख लिख के याद करना, ये बात आप समझते होंगे, है ना। यही रोल आंसर राइटिंग प्ले करता है कंसोलिडेशन में, है ना। एवरी इंफॉर्मेशन, क्यों बोलते थे मैं आपको बताता हूं लिख लिख के याद करना। जब आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर करते हैं तो इंफॉर्मेशन अपने माइंड में बेटर स्टोर्ड रहता है। ये सिंपल साइकोलॉजिकल टूल है, डुअलिज्म बोलते हैं इसे, है ना। तो आंसर राइटिंग विल ऑल्सो हेल्प यू इन कंसोलिडेशन। तभी हम बोलते हैं, ये भी पूरा डिस्कशन सुन लीजिए, उसके बाद डाउट पूछना आपने, कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक इन द मेंस एग्जामिनेशन वी विल एम्फेसाइज ऑन दिस थिंग कि सबसे पहले मेरा कंसोलिडेशन हो जाए, मैं फिर आंसर राइटिंग करूंगा। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन द मेंस एग्जामिनेशन, कि पहले मेरा सब कंसोलिडेशन हो जाएगा उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूंगा। एंड क्या एक बेसिक सी बात आपको समझ में आती है कि यार आंसर राइटिंग करके ही तो कंसोलिडेशन होगा, isn't it? Are you able to understand this basic thing? देखिए आप लोग नए हैं प्रिपरेशन में, अभी आपके बायसेस बिल्ट अप नहीं हुए हैं, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि आप बाकियों के बायसेस समझें, क्योंकि इस प्रिपरेशन में बहुत सारे सीनियर्स हैं जो कई बार मिसगाइड भी करते हैं आपको, ठीक है। क्या ये बेसिक सी बात नहीं है कि वी विल डू आंसर राइटिंग एंड देन कंसोलिडेशन विल हैपन, नॉट अदर वे राउंड कि कंसोलिडेशन करके आंसर राइटिंग करूंगा, ठीक है। तो वी विल ऑल्सो फोकस ऑन दिस थिंग, क्या आंसर राइटिंग हम आपको पहले कराएं, आंसर राइटिंग के थ्रू आप जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो भी फिल्टर आउट कर पाते हैं, है ना। देखिए यूपीएससी में जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ने जाते हैं तो हर टॉपिक पे आप कुछ ना 8-10 पेजेस तो पढ़ते ही हो, एक स्मॉल से स्मॉल टॉपिक में आप 8-10 पेजेस तो पढ़ते हो, बट इन द रियल एग्जामिनेशन उसमें उन 8-10 पेजेस में से मैक्सिमम 1 पेज का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होता है किसी भी टॉपिक पे। अब वो 9 पेज कौन सी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, दैट यू लर्न थ्रू द आंसर राइटिंग ओनली, ठीक है। तो हम कंसोलिडेशन पीवाईक्यू के थ्रू भी करेंगे, रिवीजन के थ्रू भी करेंगे एंड आंसर राइटिंग के थ्रू भी करेंगे। समझ में आया हाउ इट इज लिंक्ड टू द प्रीवियस स्लाइड? वी विल डू द कंसोलिडेशन थ्रू पीवाईक्यू, थ्रू रिवीजन एंड थ्रू आंसर राइटिंग, है ना। दैट इज व्हाई विद इन दिस फाउंडेशन प्रोग्राम आंसर राइटिंग इज इंक्लूडेड। आपने सुना होगा ना सारथी आईएएस का एमएमपी प्लस प्रोग्राम, प्लीज टेल मी दिस थिंग, व्हाई सो मेनी स्टूडेंट हैव लाइक्ड इट सो मच? आपने सुना होगा, आई एम श्योर, अगर आपने सारथी इसको यूट्यूब पे देख के ज्वाइन किया है ना, तो आपने सुना होगा इट इज अ वेरी पॉपुलर इनिशिएटिव, है ना। काफी सिलेक्शन पिछले कुछ सालों में यहां से हुए हैं। तो व्हाट वी हैव चेंज्ड, इन दिस होल इकोसिस्टम, वी एम्फेसाइज्ड ऑन दिस एस्पेक्ट ओनली, है ना, कि आंसर राइटिंग करो थ्रू लॉज, लाइव आंसर राइटिंग एंड राइट स्मार्ट, है ना, तब कंसोलिडेशन होगा। दिस इज द थिंग वी हैव सॉल्व फॉर द पीपल। यार आपको पहले कंसोलिडेट नहीं करना, है ना, आप आंसर राइटिंग करो फिर कंसोलिडेट हो जाएगा, और वो आंसर राइटिंग हम आपको कराएंगे थ्रू लाइव आंसर राइटिंग एंड राइट स्मार्ट। ये दोनों क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इट इज द पार्ट ऑफ दिस कोर्स ओनली, ठीक है ना, फाउंडेशन प्रोग्राम का ही पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग इन कंसोलिडेशन। सिंपल सा बात याद रखना, लिख लिख के पढ़ना, ठीक है। अब अगला सवाल यहीं से रिलेटेड आपका आता है, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते जाते हैं वो ऑलरेडी हमें भी पता है आप क्या पूछने वाले हो, तो वी विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरी डाउट, है ना। अब आपका अगला डाउट यहीं से रिलेटेड आएगा फिर कि सर व्हेन शुड वी स्टार्ट आंसर राइटिंग? आ रहा है माइंड में क्वेश्चन कि सर कब से स्टार्ट करें फिर आंसर राइटिंग अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो, है ना। टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ कंटेंट। एक तो बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ कंटेंट होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, अगर हम जीएस की बात करें, इट इज अ वेरी जेनरिक सिलेबस है,
एक लेमैन या फिर एक मैं बोलूंगा एक ग्रेजुएटेड इंसान को उस बेसिक कंटेंट का आइडिया होता है। लेट्स से मैं कोई भी टॉपिक आप उठा लो मेंस एग्जामिनेशन में, लेट्स से मैं बोलता हूं अर्बनाइजेशन, इट्स अ टॉपिक इन द GS1। इफ आई आस्क यू व्हाट इज अर्बनाइजेशन, शहरीकरण क्या होता है, आप बता दोगे। मैं आपसे पूछूं व्हाई अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, वो भी आप 2-3 पॉइंट बता दोगे। अब मैंने क्या प्रॉब्लम देखा है, पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन, अगर आप उन्हें थोड़ी आंसर राइटिंग कराओगे पहली दूसरी क्लास में, दे विल राइट दिस बेसिक कंटेंट एंड दे विल फील वेरी हैप्पी, दे विल फील वेरी हैप्पी, अरे हम यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट कंटेंट? उससे तो सिलेक्शन नहीं होना ना, उस लेवल का कंटेंट आप फाइनल एग्जाम में लिखने वाले, वो तो बेसिक कंटेंट है। आई वुड से नॉट इवन 50,000, 1-2 लाख तो वो लोग वो लिख ही देंगे, है ना। यू नीड टू स्टार्ट आंसर राइटिंग ओनली व्हेन यू हैव सम यूपीएससी लेवल कंटेंट, है ना, कि यहाँ पे इकोनॉमिक पॉवर्टी है, साइकोलॉजिकल पॉवर्टी है, यूएनडीपी पॉवर्टी को ऐसे डिफाइन करता है, समझ में आया? कुछ इस टाइप के डेफिनेशन, कुछ यूपीएससी लेवल ऑफ कंटेंट जब आपके पास हो, ओनली देन यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग। वरना पेज काले करके कुछ नहीं मिल रहा कि जबरदस्ती हम लिख रहे हैं, 15 मिनट लिखा हमने, हम खुश हो गए। इट इज नॉट एडिंग एनीथिंग टू योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो डे 1 से आंसर राइटिंग का कोई पॉइंट नहीं है ना, डे 1 से आंसर राइटिंग का कोई पॉइंट नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? देखिए मैंने क्या देखा है ना कि मोस्ट ऑफ द पीपल फील गुड जब वो कुछ भी लिखते हैं, बट वो कंटेंट यूपीएससी लेवल का जब तक नहीं है, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है ना। तो देयर इज नो नीड ऑफ आंसर राइटिंग फ्रॉम डे 1, है ना। देयर आर सम बेसिक एसेंशियल टू स्टार्ट द आंसर राइटिंग। कुछ बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट है कुछ बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपने पॉलिटी पढ़ा है, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ना सब्जेक्ट की, तभी लिखने का फायदा है ना। एंड इन सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, इजंट इट? लेट्स से अगर पॉवर्टी का टॉपिक हमने एग्जांपल लिया, मैं बोलूं पॉवर्टी के रीजन क्या है या पॉवर्टी के इंपैक्ट क्या है, तो उसके कुछ पॉलिटिकल इंपैक्ट होंगे, कुछ इकोनॉमिक इंपैक्ट होंगे, कुछ सोशल इंपैक्ट होंगे, समझ में आ रहा है? तो जब तक आपके पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड नॉट जस्ट दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को इंटरलिंक करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तब तक क्या फायदा आंसर राइटिंग का, ठीक है। तो वी विल नॉट डू द आंसर राइटिंग फ्रॉम डे 1, देन व्हेन वी विल डू, कब हम करेंगे? देखिए फर्स्ट बिल्ड सम फाउंडेशन, है ना, जब आपके जून 2025 तक, है ना, कुछ बेसिक फाउंडेशन के सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, है ना। इकोनॉमिक्स जो 4 मेजर पिलर हैं, पहले उस पर फोकस करने वाले हैं, 4 मेजर पिलर, है ना, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये 4 मेजर पिलर हैं आपके प्रिपरेशन के, जिसके ऊपर पूरी आपकी प्रिपरेशन टिकी है ना। हाँ, ओरिएंटेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा कृष्णा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, देन वी विल फोकस अपॉन द आंसर राइटिंग। सबसे पहले फिर हम अगेन थोड़ा मेंस के मॉड्यूल करेंगे, है ना। आपको बेसिक आइडिया होगा, पहले हम फाउंडेशन करने वाले हैं, फिर मेंस के कुछ मॉड्यूल करेंगे, देन वी विल डू द राइट स्मार्ट व्हिच विल बी टेकन बाय डॉक्टर शिविन। राइट स्मार्ट में हम क्या करेंगे, समझना पूरा प्रोसेस। आपने थोड़े फाउंडेशन के सब्जेक्ट किए, उसके बाद आपने मेंस लेवल का कंटेंट देखा, उसके बाद मेंस के आपने पीवाईक्यू लिखे। दिस राइट स्मार्ट इज, यहां पे आपको आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग आपको बताए जाएंगे, स्टेक होल्डर अप्रोच क्या होता है, ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच क्या होता है, और उन अप्रोच को पीवाईक्यू पे, पास्ट ईयर क्वेश्चन मेंस एग्जामिनेशन के, उसमें अप्लाई करके दिखाएंगे। वंस यू हैव डन दैट, देन वी विल डू द लॉज लाइव आंसर राइटिंग व्हिच आई विल टेक। इस लाइव आंसर राइटिंग में हम क्या करेंगे, है ना, वी विल राइट सम न्यू क्वेश्चंस, है ना। यहां पे आप लिखोगे, टाइमर चलेगा, 1.5 घंटे का सेशन होगा, 5 क्वेश्चन हर सेशन में लिखेंगे। समझ में आया प्रोसेस? तो बहुत ही लॉजिकली प्रोसेस को रखा गया है। पहले फाउंडेशन बिल्ड करो, फिर मेंस के मॉड्यूल देखो, राइट स्मार्ट में डॉक्टर शिवन विल टीच यू हाउ टू राइट यूजिंग द पीवाईक्यू, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द न्यू क्वेश्चन इन द लाइव आंसर राइटिंग वेयर आई विल सपोर्ट यू इन आंसर राइटिंग। समझ में आया? ये भी टेंशन खत्म, आंसर राइटिंग की हम करने क्या वाले हैं, है ना, कि किस तरीके से हम अप्रोच करने वाले हैं आंसर राइटिंग को, ठीक है, डन।
तो प्रोसेस बहुत ही लॉजिकली डिसाइड की गई है। डोंट ट्राई टू जंप द स्टेज। मैं आपको एक ही सजेशन यहां पे दूंगा कि किसी भी स्टेज को जंप मत करना। जंप ना करने का क्या मीनिंग है भाई, पहला ये फेज है फाउंडेशन का, तो इसमें क्लासेस ढंग से करो, कंटेंट को ढंग से रिवाइज करो, फिर मेंस का कंटेंट आएगा तो उसको ढंग से पढ़ो, फिर राइट स्मार्ट आएगा। अगर आप जंप करोगे, कुछ लोग जंप करने की सोचते हैं कि सीधा मेंस के पीवाईक्यू करने बैठ जाएंगे, है ना, व्हाट दे विल डू, पॉलिटी पढ़ेंगे यहां पे और सीधा मेंस के पीवाईक्यू करने बैठ जाएंगे। क्यों भाई, अभी वो फाउंडेशन है, आप प्रीलिम्स के पीवाईक्यू करो, ठीक है ना। चलो डन, आगे चलते हैं अब। चलिए, ऑल्सो एक और छोटी सी चीज यहां पे आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग आपको बताना चाहूंगा। देखिए लुक, सिंपल तरीके से सोचते हैं, आंसर राइटिंग हैज टू एस्पेक्ट। आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस है उसके दो एस्पेक्ट हैं। वन इज साइकोलॉजिकल, योर थिंकिंग, योर कंटेंट, योर मेंटल एस्पेक्ट, एंड द अदर एस्पेक्ट इज फिजिकल एस्पेक्ट, isn't it, the writing, the actual act of writing, है ना। और जबकि अगर आप समझोगे, the more difficult part is psychological only, isn't it। अरे अगर नर्वस सिस्टम अपने हैंड को सिग्नल दे रहा है कुछ लिखने के लिए, तो वो तो लिख ही देगा ना, इट इज एन इजी टास्क, बायोलॉजिकली यू आर प्रोग्राम फॉर दैट, है ना। बट जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग एस्पेक्ट है, इस पे हमारा ज्यादा फोकस होगा, है ना, ठीक है। तो थिंकिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्वालिटी कंटेंट अगर सोचेंगे, थिंक करेंगे, देन द सेकंड विल फॉलो ऑटोमेटिकली। सेकंड मतलब फिजिकल, ठीक है। तो थिंकिंग पे हम की एम्फेसिस रखेंगे। डन। अब वापस आते हैं, तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम, वी वर डिस्कसिंग थ्री थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर फॉर एनी सिलेक्टेड पर्सन। द फर्स्ट इज कंसोलिडेशन, याद है आपको, यहीं से स्टार्ट किया था हमने सेशन, ये कंसोलिडेशन मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब दो बातें बची हैं, राइट स्ट्रैटेजी एंड वंस शेयर ऑफ लक। अब मूव करते हैं राइट स्ट्रैटेजी की तरफ, है ना। राइट स्ट्रैटेजी का क्या मीनिंग है, अभी ब्रॉडर मीनिंग डिस्कस करेंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप समझते जाएंगे, है ना। और इंपॉर्टेंस समझ के देखना, है ना। एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन मैं देता आया हूं पिछले 3-4 सेशन में, वही आपके साथ मैं शेयर करूंगा। समवेयर ऑन द यूट्यूब आई वॉच दिस थिंग कि राइट स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। लेट्स से दिस इज अ सिंपल, लेट्स से क्या है ही, है ना, दिस इज अ बॉटल ऑफ वाटर एंड this bottle of water you offer to somebody जो कि एंशियंट ट्राइबल सोसाइटी में रहता है, उसने कभी कोई मॉडर्न प्रोडक्ट यूज नहीं किए, और आपने उसको टास्क दिया दैट दैट ट्राइबल पर्सन इज थर्स्टी, प्यास लगी है उसे बहुत तेज, आपने बॉटल ऑफ वाटर उसे ऑफर किया। अब उसका गोल क्या है कि इस बॉटल को ओपन करे, पानी पिए, एंड हिज थर्स्ट विल बी क्वेंच्ड, राइट। दिस इज अ सिंपल टास्क, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ये, है ना। बट अगर वो एंशियंट ट्राइबल सोसाइटी में है, उसका कोई एक्सपोजर नहीं है इन सब टाइप की चीजों से, तो वो इस बॉटल को कैसे ओपन करने की कोशिश करेगा। सोचो, आप खुद सोचो, वो ऐसे खींचेगा इसको, है ना, इसमें होल करने की कोशिश करेगा, या तो इजंट इट करेगा ना, वो यहां होल करेगा, यहां से पानी लीक कर जाएगा, कुछ ना कुछ मैसअप करेगा, बिकॉज उसे नहीं पता कि ये किस तरीके से वर्क करता है, इजंट इट, दिस विल हैपन, राइट, है ना। और वो कितना ही फोर्स लगा ले, उसे लगेगा कि उसके पास बहुत पावर है ना, वो कितना ही फोर्स लगा ले, दिस बॉटल विल नॉट ओपन अप। मे बी खुल भी जाएगी तो टूट जाएगी, कुछ हो जाएगा, समय ज्यादा लग जाएगा। बट somebody who understand the functioning of this bottle, वो कैसे करेगा, वो सिंपल इसकी कैप को रोटेट करेगा, है ना, और वो पानी पी सकता है। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका मीनिंग क्या है, द राइट स्ट्रैटेजी का यही इंपॉर्टेंस है। अगर किसी भी एक्ट को अगर स्पेशली अगर वो कॉम्पिटिटिव एक्ट है, एंड यू नो द राइट स्ट्रैटेजी फॉर इट, तो आपका जो जर्नी है ना वो थोड़ा इजी हो जाता है, जर्नी थोड़ा इजी हो जाता है आपको। लेट्स से अगर 5 साल का हार्डवर्क लगने वाला है, और अगर आपको स्टार्टिंग से ही राइट स्ट्रैटेजी मिल गई तो 2 साल लगेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल इंपॉर्टेंस ऑफ द राइट स्ट्रैटेजी, है ना। मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं। हैव यू सीन दिस थिंग दैट पीपल aspirant with a family member who has cleared the exam,
they are able to clear this examination with much more ease. आपको ऐसा लगता है? Have you noticed this thing? जब मैं कॉलेज में था और इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू चेक कि हाँ कौन एग्जाम क्रैक कर रहा है, टॉपर्स के वीडियो मैं देखता था, एंड आई यूज्ड टू नोटिस दिस थिंग, क्या इसके कोई एक्स सिविल सर्वेंट की फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई बड़ा भाई बड़ी बहन जिसने एग्जाम क्रैक किया और रिसेंटली, देन दे आर एबल टू क्रैक द एग्जाम इजियर. क्या लगता है आपको क्यों है ये ट्रेंड? किया ही होगा नोटिस, क्यों है ये ट्रेंड? बिकॉज उसके घर में ही एक मेंटर है. इजंट इट? इजंट इट? वो गाइड कर देते हैं उसे, नोट्स वोट्स तो नहीं बनाते, एग्जाम भी नहीं लिखने जाते, बस एक गाइडेंस अवेलेबल है उसके पास. हर टाइम उसके पास कोई बात करने के लिए है ना, कि हाँ हफ्ते भर में एक बात हो गई यार ये इस तरीके से अप्रोच करना है, यहां फंस रहे हैं, ये फंस रहे हैं, कोई बात करने के लिए है जो मच मोर एक्सपीरियंस्ड है ना. क्या हर किसी के पास मेंटर है? ना. देयर इज वन ऑप्शन एज वेल, यू कैन बिकम योर ओन मेंटर. आप चाहें तो अपने मेंटर खुद बन सकते हैं, हर किसी को मेंटर नहीं मिलता, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, है ना. आप खुद करेंगे, खुद गलती करेंगे, अपनी गलती से सीखेंगे, एक अटेम्प्ट में फेल होंगे, दूसरे में फेल होंगे, तीसरे में फेल होंगे, फिर अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. पता नहीं इतना लंबा आपके पास मोटिवेशन बचे या ना बचे, है ना. हाँ डाबी सिस्टर्स भी हैं बिल्कुल, है ना. तो ऐसा भी हो सकता है समवन यू नो मे बी गाइडिंग यू. हो सकता है आपके कोई दोस्त यार, कोई दूर के रिश्तेदार, जब आप आईएएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपकी फैमिली दूर से दूर तक जितने भी लोगों को जानती होती है कि जिसने सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन की हो, उसको फोन में लाती है. इट हैपन, मेरे साथ तो हुआ था, है ना, कि व्हेन यू डिसाइड दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, योर पेरेंट्स वांट टू सपोर्ट यू. अब उनके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, ताऊ चाचा जितने भी जानने वाले, दे विल ट्राई कि भाई उससे एक बार फोन पे बात कर ले, है ना. तो समवन यू नो मे बी गाइडिंग यू. अब लेकिन यहां पे भी एक मेजर प्रॉब्लम है. एक मेजर प्रॉब्लम क्या है? ये जितने भी इनफॉर्मल बोलूंगा मैं आपको, जितने भी इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ मेंटरशिप हैं, हियर द मेंटर इज नॉट कमिटेड टू यू. वो आपसे 5-6 महीने में एक बार बात कर लेगा, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए. बार बार उसे भी आपको कॉल करते टाइम बॉदर करने वाली फीलिंग आएगी कि व्हाई यू आर बॉदरिंग दैट पर्सन, इजंट इट? तो हियर वी हैव प्रोवाइडेड अ सॉल्यूशन फॉर दिस, कि राइट स्ट्रेटजी इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद यू. आवर कोर टीम, सारथी आईएएस कोर टीम जो है, they have the experience of 4 final selections and 10 interviews for this exam. We have made sure कि all the faculty, all the mentors who are guiding you, है ना, they have very enriched experience of UPSC exam, है ना. देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बिल्ट होती है तो टॉप डाउन फॉलो करता है ना. बिकॉज वी आर एकेडमिशियन. अगर आप देखेंगे, मैंने खुद ने 2 इंटरव्यू दिए हैं, डॉक्टर शिविन है who has cracked this examination once, and मुदित जैन सर हैं who have cracked this examination thrice. ठीक है. तो जो आगे की भी फैकल्टी हैं, they have very enriched experience for this examination and they will be telling you right strategy at every point. कौन कौन से पॉइंट है एक बार ये भी देखते हैं. देखिए एट मल्टीपल लेवल, ऐसा नहीं हो सकता ना कि राइट स्ट्रैटेजी समथिंग जो मैं आऊं और 1 घंटे में बता के चले जाऊं, ऐसे नहीं होता. वो तो फिर वही इनफॉर्मल मेंटरशिप अच्छी हो गई कि जहां पे आधे पौने घंटे 1 घंटे कॉल पे बात हुई और आपको सब कुछ समझ में आ गया. ऐसा हो ही नहीं सकता. इट कैन नॉट हैपन दिस वे, है ना. वी विल टेल यू राइट स्ट्रैटेजी एट मल्टीपल लेवल. लेट्स से अगर हम आपको राइट स्मार्ट में पीवाईक्यू लिखना सिखा रहे हैं, तो हम आपको आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं. अगर हम प्रीलिम्स के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो हम आपको क्वेश्चन सॉल्विंग, एमसीक्यू सॉल्विंग स्ट्रैटेजी सिखा रहे हैं, है ना. फिर हम सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको. सबसे पहले होगा देखो सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी. कंसर्न फैकल्टी will take the subject strategy session. For example, आपका जो फाउंडेशन प्रोग्राम है, we are starting with economics, है ना, ये आपको आइडिया होगा. एंड इकोनॉमिक्स में डॉक्टर शिविन will take orientation session. आप नोट कर सकते हैं ये डेट, 7th November 2024 4:30 PM पे. ठीक है. तो सबसे पहले इन दिस सेशन ही विल टेल यू अबाउट इकोनॉमिक्स स्ट्रैटेजी. ठीक है. इसके बाद फिर वी विल टेक सेपरेट मेंटरशिप सेशन, जैसे मैं आज आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं ऑन दी ऐप, है ना. तो आई विल कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद यू. देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू. दिस इज द सेकंड लेयर, जिसे मैं बोल रहा हूं जनरल स्ट्रैटेजी सेशन. इसके बाद थर्ड लेयर क्या है? जूम सेशन, जूम सेशंस, है ना. तो जूम पे यू विल बी कंबाइंड विद स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, है ना. तो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे एंड देन स्पेशल मेंटरशिप सेशन विल हैपन.
स्पेशल मेंटरशिप सेशन विल हैपन, पढ़ाएंगे इसी के बाद राइट आफ्टर दिस स्ट्रैटेजी सेशन, है ना, उसके बाद क्लासेस बिगिन होंगे आपकी, ठीक है, लाइव क्लासेस चलेंगे, डन। तो जूम सेशन होंगे, नवंबर 15th इज द डेट जहां पे आपको आपका जूम ग्रुप एलोकेट हो जाएगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर ऐप, यू विल गेट टू नो। 15 नवंबर, क्योंकि वी वांट टू मेक श्योर कि आप थोड़ा सा कंटेंट के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, है ना, जब आपकी इकोनॉमिक्स की थोड़ी लाइव क्लासेस हो चुकी होंगी, आफ्टर दैट आपको डाउट आने शुरू होंगे, तभी तो आप मेंटर से इंटरेक्ट करोगे ना, आपके पास कुछ पूछने के लिए होना चाहिए, है ना। तो 15th of November तक you will be allocated your mentorship group and then you can interact with your mentor. All the process will be communicated to you. Separate video I will make for that कि किस तरीके से आप उस Zoom सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए डेट मैंने अभी आपको बता दी 15th of November, ठीक है। ये डेट 10 दिन आगे क्यों रखी गई है, 15 दिन आगे क्यों रखी गई है, सो दैट थोड़ा सा कंटेंट आप कवर कर लें, तभी तो मेंटर के साथ फ्रूटफुल डिस्कशन हो पाएगा, ठीक है, डन। चलिए, तो दैट इज अबाउट द राइट स्ट्रैटेजी। नाउ द थर्ड कंपोनेंट, है ना, वेरी लेस टॉक्ड अबाउट बट वी नीड टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर? थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर है वन शेयर ऑफ लक। चलो, अब मुझे आप बताओ ऑनेस्टली, आपको लगता है भाई ये तो मेरा ओपिनियन है ना, दिस इज माई ओपिनियन, दिस इज माई ओपिनियन, राइट? डू यू रियली फील कि लक का कुछ रोल है इस एग्जामिनेशन में, इस एग्जाम की सक्सेस में? डू यू फील कि लक का कोई रोल है? ये तो मेरा ओपिनियन हुआ ना भाई। चलो, कंसोलिडेशन ऑन राइट स्ट्रैटेजी, इन दोनों बातों पे आप एग्री करोगे कि सर हाँ ये तो आप सही बोल रहे हो सकता है आपको ना लगता हो लक का। चलो एक बार डिफाइन करते हैं लक क्या है, क्योंकि लक बहुत सब्जेक्टिव नोशन है। बाय लक व्हाट आई मीन कि आपका कर्मा, कर्मा मतलब जो स्पिरिचुअल कर्मा की बात होती है कि पिछले जन्म में आपने क्या किया, है ना। कुछ लोग उसे डेस्टिनी के नाम से जानते हैं कि आई एम डेस्टाइन्ड टू डू दिस, आई एम डेस्टाइन्ड टू बिकम अ सिविल सर्वेंट और नॉट, है ना। देन फ्यू पीपल से इट्स अ चांस, कि थोड़ा सा चांस का भी रोल होता है ना, चांस होता है कि कभी हो गया कभी नहीं हुआ विद सेम एफर्ट, है ना। देन फ्यू पीपल जो थोड़े और लॉजिकल हैं, दे विल से इट इज अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। मैं कैसे डिफाइन करता हूं लक को? एसेंशियली an element which you cannot control in your whole effort to become a civil servant, है ना। luck is an element which you cannot control, essentially this is what I define, ठीक है ना। अब in my opinion and experience, definitely in every situation, चाहे क्रिकेट मैच हो, है ना, या फिर कोई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है, या कोई भी और कॉम्पिटिटिव गेम है ना, सक्सेस टू एन एक्सटेंट, है ना, इज जो सक्सेस की इक्वेशन है उसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल होते हैं, है ना। ऐसे ऐसे सोच लो आप, लाइक सक्सेस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा कुछ इक्वेशन होता है। कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं किसी भी सक्सेस में, आप चाहे पॉलिटिकल सेंस में बात करो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में बात करो, इकोनॉमिक सेंस में बात करो, है ना। अब आई बिलीव कि इस इक्वेशन में एक्सेप्ट लक ऑल आर विद इन योर कंट्रोल। किसी को नहीं पता वो लक का कितना वेटेज है, कितना वेटेज नहीं है, नोबडी नो दिस थिंग। मैंने बोला ना, एसेंशियली एन एलिमेंट विच यू कैन नॉट कंट्रोल, बिकॉज आप जानते ही नहीं है वो एग्जैक्टली क्या है, बट इट्स समथिंग अननोन विच माइट प्ले इट्स रोल इन योर सक्सेस। सिंपल सा है ना। तो एसेंशियली इट इज आउटसाइड योर कंट्रोल। तो सिंपल सा आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए आई बिलीव कि ये जो वेरिएबल है भाई, एक इक्वेशन ये है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो लेट्स से सक्सेस इज इक्वल्स टू 100 जब हो जाएगा तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मान लो डी आपका लक है, डी इज लक, अब ये आपके कंट्रोल में नहीं है, देन व्हाट यू शुड बी डूइंग, यू शुड मेक श्योर कि a प्लस बी प्लस सी चाहे डी 0 हो जाए, ये मिला के 100 बन जाए। सिंपल है, इक्वेशन तो बिल्कुल सिंपल है, जो एमएस धोनी भी बोलते हैं कि कंट्रोल व्हाट इज कंट्रोलेबल टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। जो आपके कंट्रोल में है उसको कंट्रोल कीजिए टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट एंड हैव द फेथ एंड डिटर्मिनेशन दैट अदर वेरिएबल, मतलब दिस वेरिएबल विल फॉल इनटू प्लेस, दैट्स इट। अब इफ यू वांट टू कम टू दिस सिचुएशन, आप यही पूछोगे अगला क्वेश्चन
कि सर ये कैसे करना है, हाउ टू कंट्रोल एवरीथिंग टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, बताता हूं मैं आपको, है ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाउ टू कंट्रोल ऑल दीज वेरिएबल, यू शुड ट्राई टू बिकम एन आइडियल एस्पिरेंट। आपका गोल क्या होना चाहिए इस प्रिपरेशन में, कि हमें एक आइडियल एस्पिरेंट बनना है। आइडियल एस्पिरेंट क्या होता है ना, आइडियल एस्पिरेंट इज समवन हु हैज मैक्सिमम चांस टू क्लियर दिस एग्जाम। चांस मैक्सिमम है, मतलब जो 50,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, है ना, इन 50,000 में से टॉप 1000 में चांस आपका होना चाहिए एग्जाम क्लियर करने का। आपका गोल ये होगा या नहीं वो उस पर छोड़ दो, लीव इट टू योर डेस्टिनी, लक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, but your goal should be to become an ideal aspirant who has maximum chance to clear this exam. अब प्लीज टेल मी दिस थिंग कि किसका चांस मैक्सिमम होता होगा इस एग्जाम को क्लियर करने का। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, यू विल गेट टू नो द रियलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, है ना। क्या जिसके पास मैक्सिमम नॉलेज है, व्हाट डू यू फील, आपको लगता है ऐसा, द पर्सन हु हैज मैक्सिमम नॉलेज हैज द मैक्सिमम चांस टू क्लियर दिस एग्जाम? फिर तो बुक्स पढ़ते रहो, पॉलिटी की 10 बुक पढ़ लो, इकोनॉमी की 10 बुक पढ़ लो, आपको मैक्सिमम नॉलेज हो गई। डू यू थिंक दिस अप्रोच विल मेक श्योर दैट यू हैव द हाईएस्ट चांस टू क्लियर दिस एग्जाम? डू यू रियली थिंक कि मैक्सिमम नॉलेज वाला इंसान एग्जाम क्रैक करता है? एब्सोल्युटली नो। मैं आप ही से पूछता हूं, डू यू रियली फील वन हु वांट्स टू सर्व द सोसाइटी, है ना, अभी आप लोग बहुत यंग एज में है अपने, है ना, तो समवेयर ये नोशन होता ही है कि दोज हु वांट टू सर्व द सोसाइटी द मोस्ट, दे आर द आइडियल एस्पिरेंट, कि जान दे देंगे देश के लिए। ना ही मैक्सिमम नॉलेज वाला एग्जाम क्रैक कर रहा है, ना ही ऐसा इंसान, अगर देखो आप खुद सोचो ना, द वन हु वांट्स टू सर्व द सोसाइटी द मोस्ट, अगर वो एग्जाम क्लियर कर रहा होता तो देश में इतना करप्शन होता? चलो बताओ मुझे। देखिए, मैं आई एम सच अ मेंटोर who will be brutally honest with you, to your surprise, है ना, because all of you belong to the social media age, है ना, and I believe कि थोड़े से ऑनेस्टी रखना टेबल पे बहुत जरूरी है। You will be surprised। चलो बताओ मुझे, अगर ये द पर्सन हु वांट्स टू सर्व द सोसाइटी द मोस्ट, अगर वो सिलेक्ट हो रहा होता, अगर यूपीएससी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत अच्छी होती, तो देश में इतना करप्शन कैसे है? यूपीएससी बोल रहा है हमने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में हमने इतने लोगों को सिलेक्ट किया, हमने उनकी पर्सनालिटी जज की और हमने उन्हें मार्क्स दिए, तो फिर करप्शन क्यों है इतना? इट्स जस्ट अ प्रोसेस। अरे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर रहे करप्शन। अभी मैं आपको बताता हूं, कल ही एक सिविल सर्वेंट अरेस्ट हुए उदयपुर में, है ना, आप देखना, पता नहीं क्या क्या निकला यार उनके पास से, है ना, लग्जरी होटल, लाइक 4 विलाज एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी न्यूज वायरल होना कल से ही शुरू हुआ है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे ठीक ठाक करप्शन है इंडिया में, है ना। सो द होल पॉइंट इज एन आइडियल एस्पिरेंट इज वन हु इज अ गुड स्टूडेंट। ये मैंने पिछले 4 साल में नोटिस किया अपने साथी एएस के, व्हेन आई एम सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, द वन हु इज अ गुड स्टूडेंट, है ना। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे, है ना, जिन्होंने शायद अपने ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, बट आपने देखा होगा दोज पीपल हु आर गुड स्टूडेंट, या तो आप खुद होंगे या आपने देखा होगा कि कौन गुड स्टूडेंट होते हैं, है ना, जिसे आप गीक बोलते हो। ना पढ़ने वाले लोग गुड स्टूडेंट को गीक बोलते हैं, है ना, सुना होगा ना आपने वर्ड। तो यू नीड टू बी दैट गीक, यू नीड टू बी दैट गुड स्टूडेंट, है ना। दिस इज एन आइडियल एस्पिरेंट हु विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन। You need to be disciplined and consistent with your preparation. The one who read, revise, and practice. That's it. Just focus on becoming that front bencher. Back bencher नहीं, front bencher. एग्जाम क्रैक करना है, फ्रंट बेंचर बनना है अपने को, समझ में आया? यू विल फाइंड आउट दिस थिंग, है ना। ठीक है, आपको 100 में से 100 सिलेक्ट होने वालों में से 5 या 7 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शायद फ्रंट बेंचर नहीं थे, बट यू फाइंड आउट कि आउट ऑफ दीज 100 80-90% ऑफ द पीपल, है ना, उस फेज में जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का फेज है, उसमें देवर गुड स्टूडेंट, देवर दैट गीक पर्सन जिसे आप गीक बोलते हैं। समझ में आया? तो जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ गुड स्टूडेंट टू द बेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल, द रेस्ट विल फॉल इनटू प्लेस। तो आपको बाकी मैंने देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं आपको क्यों बताता हूं। मैंने ये देखा है स्टार्टिंग में ना, स्टूडेंट बहुत ज्यादा आइडियलाइज करता है इस एग्जाम को,
उस मिथ को ब्रेक करना चाहता हूं मैं। आइडियलाइज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। फ्यू पीपल आइडियलाइज दिस वे कि आई विल बी द वन हु विल ब्रिंग रिवॉल्यूशन टू द कंट्री। ठीक है, आप मान सकते हो ये बात, और हो सकता है आप ले भी आओ, बट इट हैज नथिंग टू डू विद योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। मैं बताता हूं आपको किस टाइप के मैंने मिथ देखे हैं लोगों के माइंड में। देन देयर इज अदर कैटेगरी, है ना, हु लाइक्स टू बिकम इंटेलेक्चुअल, कि इंटेलेक्चुअलिज्म फॉलो करेंगे, क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो बेसिक एजुकेशन है वो खराब होता है, एंड व्हेन यू कम टू द यूपीएससी प्रिपरेशन यू गेट टू नो न्यू थिंग्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ज्ञान बढ़ता है जीवन में, जिसके आप शो ऑफ कर सकते हैं अपने नॉलेज को। तो उस इंटेलेक्चुअलिज्म में बहुत सारे लोग खो जाते हैं, उस रिवॉल्यूशनरी फीलिंग में बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। यस अश्मित, दिस इज द पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग फॉरवर्ड। इट्स कंप्लीटली एन एकेडमिक एक्सरसाइज। दोज हु आर गुड स्टूडेंट, दोज हु आर डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट, रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस, दे विल क्लियर द एग्जाम। आप सर्विस में जाके क्या करने वाले हो इसका कुछ लेना देना नहीं है आपके सिलेक्शन पोटेंशियल से। दिस माइट साउंड हार्श टू यू, बट प्लीज टेल मी, डू यू एग्री और नॉट? अगर कोई क्रिटिसिज्म है तो बताओ, बिकॉज आई हैव सेड दिस थिंग कि आई विल ब्रिंग ऑनेस्ट थिंग डायरेक्टली टू यू। ठीक है, समझ में आया? तो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन बिकमिंग अ गुड स्टूडेंट, और बाकी सारी चीजें साइडलाइन कर दो। कोई इंटेलेक्चुअलिज्म हमें चेज नहीं करना है, कोई रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग नहीं रखनी है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दैट्स इट। 2 से 3 साल के लिए आप पढ़ लो, कमिट कर लो अपने आप को कंसिस्टेंसी के लिए, एंड यू विल बी एन आइडियल एस्पिरेंट, वन हु हैज द मैक्सिमम चांस टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, समझ में आया? चलो, इन यूपीएससी सीएससी एट दिस स्टेज अगर आप मुझसे पूछोगे the biggest, the most important decision that you are going to take after deciding that yes you want to prepare for UPSC CSC, then that big decision will be choice of your optional. Please listen to today's session very carefully. I will make sure कि जो मेरे लॉजिक्स हैं, जो मेरे आर्ग्यूमेंट है ना, उनको बहुत ही प्रिसाइजली मैं प्रेजेंट करूं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक दैट ऑप्शनल चॉइस फॉर यू। दिस इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज सेशन, कि मैं आपको ये बोलूं कि ये ऑप्शनल ले लो। नो, आई एम नॉट गोइंग टू मेक दैट चॉइस फॉर यू। वेरी unfair it might sound to you, but that choice you have to make on your own. And in my experience, what credential I hold to discuss this topic with you, that I want to share with you. In UPSC CSC, I had changed my optional. I have given one interview with philosophy optional in 2017, and one interview I have given with PSIR optional in 2019. So after spending this much time with different optional, 2 different optional, I can give you certain good insight about choosing the optional. भाई चॉइस वही तो आपको बता पाएगा ना जिसने डाइवर्सिफाइड चॉइस एक्सरसाइज की हो, जिसको पता हो क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू कवर दिस टॉपिक फॉर यू, हाउ यू शुड बी डिसाइडिंग द ऑप्शनल। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाता हूं आज जर्नी में आपकी। यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी नाउ, 1.5 ईयर, इससे भी ज्यादा है आपके पास अभी प्रीलिम्स में। ऑनेस्टली अगर आप हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हैं, हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट जो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है, यू रिमेंबर जो मैंने बोला था अभी लास्ट ओरिएंटेशन सेशन में, ट्राई टू बी अ गुड स्टूडेंट, दैट्स इट। इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, if you are a good student, then in my experience in UPSC CSC, you will be able to clear prelims. एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, दूसरे में हो जाएगा। मैं लॉन्ग टर्म व्यू की बात कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म व्यू आई एम टेकिंग ऑन दिस, नॉट अ शॉर्ट टर्म व्यू। प्रीलिम्स में आप नहीं अटकोगे, इवेंचुअली यू विल क्लियर प्रीलिम्स। You can take up the example of many toppers of past year, like for example Ishita Kishore, for example Apala Mishra, the famous toppers, and they couldn't have cleared the prelims examination in the initial 2 attempt. In their 3rd attempt they cleared the prelims and directly they got the single digit rank. So eventually you will clear the prelims if you are a good student. इतना
मुश्किल है नहीं प्रीलिम्स। मे बी किसी एक आध अटेम्प्ट में आपका दिन खराब हो जाए, वो अलग मैटर है, बट इवेंचुअली यू आर गोइंग टू राइट मेंस, दिस विल हैपन। एंड नाउ कम द नेक्स्ट डिस्कशन in the mains examination, which is actually the nucleus of the exam. We have two things, GS and your optional. And GS include two things, content and answer writing. एक बार मैक्रो व्यू लेके देखते हैं. Whenever you are going to get the opportunity to write the mains, again if you are a good student and especially अगर आप सारथी एएस के साथ जुड़ गए हैं, तो मेंस का कंटेंट एंड मेंस की आंसर राइटिंग विल बी सॉर्टेड. I can guarantee you this thing, if you maintain pace with the class, है ना, if you follow the answer writing, live answer writing होंगे more than 40 write smart session होंगे जहां पे हम आपको आंसर राइटिंग सिखाएंगे. I will interact with you, I will teach you answer writing, Dr. Shivan will teach you answer writing, Mudit Jain sir will teach you ethics answer writing. This is where you will not struggle. I'm sure that you will get somewhere 425 430 marks easily. ज्यादा से ज्यादा टाइमलाइन का फर्क हो सकता है. यू कैन से दिस थिंग कि सर अगर ऐसा है तो सबके मार्क्स आ जाएंगे. ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड दिस बैच, एवरीबडी विल नॉट वर्क हार्ड. ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं आपको, द प्रॉब्लम इन दिस प्रिपरेशन इज कंसिस्टेंसी. अभी आप एक्साइटेड होंगे, है ना, दिस कोर्स विल स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स, डॉक्टर शिवन विल टीच यू, यू विल मेंटेन द पेस एंड कंसिस्टेंसी फॉर 1.5 months. उसके बाद लगेगा कुछ और करियर सोच लेता हूं. बट इफ यू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, इफ यू मेंटेन द सीरियसनेस, दिस विल बी इजी टू गेट. दिस इज माई एक्सपीरियंस. 1 साल की जगह 2 साल लग जाएगा या 2 की जगह 3 लग जाएगा, बट ये नंबर आएंगे. इवेंचुअली यू विल रीच देयर. इन माई एक्सपीरियंस, इन ऑप्शनल पेपर, अगर आप मेहनत करने के बाद भी अगर कहीं अटक सकते हो, despite working hard, if you might get stuck anywhere in your UPSC journey, this is optional. I will give you a lot of reality and clarity regarding the optional examination in UPSC CSC. Your choice of optional is very very important with respect to your UPSC CSC journey, और ये बदलता नहीं है. ऑप्शनल चेंज करने के लिए 2 साल और चाहिए आपको. तो मेक श्योर दैट यू टेक वेरी वाइज डिसीजन. अगर आपके ऑप्शनल में 280 300 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, यू विल नेवर बिकम द आईएएस. मैं आपको अपना ऑनेस्ट जर्नी शेयर कर रहा हूं, है ना. एक मेंटर, व्हेनेवर आई एम कमिंग इन द ओरिएंटेशन सेशन, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू. एज अ मेंटर आई एम सेइंग दिस थिंग. आई वाज गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन द जीएस इन ऑल माय अटेम्प्ट्स, है ना. 440 भी आया है, 444 भी आया है. But I was hardly never got 280 300 marks in optional. 250 260 250 260. And I can share you the journey with, this is the journey with so many people. Even Mudit Jain sir, if I talk about, and he got extraordinary marks in the GS for 3 successive mains. He was the top scorer in GS mains, but he never got very good marks in the optional. That's why he never teach optional as well. And we say that because the optional which we had chosen, ऐसे नहीं कि हार्ड वर्क नहीं किया, है ना. जीएस में अगर नंबर आ रहे हैं तो ऑप्शनल की भी पढ़ाई कर रहे होंगे ना यार. किसी इंसान के अगर जीएस में नंबर आ रहे हैं तो वो ऑप्शनल भी पढ़ रहा होगा. प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शनल सही नहीं चूज किया. दैट इज द प्रॉब्लम. तो दिस इज द सिग्निफिकेंस. अगर मेंस एग्जाम में, नाउ लिसन टू दिस थिंग, हमारा फोकस क्या है, एग्जाम क्लियर करना है यार. आपको 3 घंटे बिठाने का फोकस नहीं है. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, वी हैव एनालाइज ऑल द फाउंडेशन कोर्स विच आर रनिंग इन मार्केट. उनका फोकस क्या होता है कि इस बच्चे को 1-1.5 साल तक रोज 3 घंटे बिठा के रखो ना. फ्रॉम डे 1 वी विल टॉक अबाउट सिलेक्शन. दैट इज व्हाई वी आर हियर. दैट इज व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम विद सारथी आईएएस, एंड दैट इज व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी विद यू. तो सीधा सिलेक्शन की बात करते हैं यार. सिलेक्शन होगा मेंस में. Mains is the nucleus of this exam, not the prelims. It's just a qualifying round. Prelims is.
अंडरस्टूड? अगर आपके ऑप्शनल में 280 मार्क्स आ गए, अगर आपके जीएस में 420 430 मार्क्स कुछ आ गए, ऑल यू नीड इज 160 मार्क्स इन इंटरव्यू आउट ऑफ 275, and by this score you can easily enter at least IRS, Indian Revenue Services, which I believe is probably your lowest goal, isn't it? Tell me this thing honestly. When you started preparing for the civil services, I'm sure basic चीजों का आपको आइडिया होगा. There are services like IAS, IPS, IRS, foreign services. Please tell me this thing. जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था तो हर किसी के माइंड में एटलीस्ट ये गोल जरूर होता है, यार मिनिमम आईआरएस जरूर बनना है. होता है नहीं? दिस इज द लीस्ट गोल विच यू सेट फॉर योरसेल्फ, है ना, व्हेन एवर यू स्टार्ट योर यूपीएससी सीएससी जर्नी. तो माई एक्सपीरियंस इज दैट इफ ये जो 160 मार्क्स है इंटरव्यू के, दिस इज वेरी एवरेज मार्क्स, है ना. आई हैव अटेन्ड 175 मार्क्स एज वेल इन द इंटरव्यू. In my experience, what I have seen, 160 marks is like कि इंटरव्यू में आपने उन्हें इंप्रेस नहीं किया बट कुछ बुरा भी नहीं किया. You will give the interview whenever you will get this opportunity. आप यूपीएससी धौलपुर हाउस में इंटरव्यू देंगे. If you will just answer the interviewer in a plain manner, you are failing to impress the examiner, but also you are not saying anything foolish, then you will easily get 160. This has been my experience, है ना. अब इसके ऊपर फिर आगे के मार्क्स हैं, है ना, 180 190, वो डिटरमाइन करेंगे कि आप आईआरएस से आईपीएस बन रहे हैं या आईएएस बन रहे हैं. समझ में आया? तो इस पूरी कथा आपको पता होना चाहिए कि एट व्हाट पाथ यू आर वॉकिंग सो दैट यू कैन बिकम अ सिविल सर्वेंट. ठीक है. तो हेयर इस पूरी इक्वेशन में यहां पे काफी लोग अटके हैं. मेनी पीपल आर स्टक हेयर. जो मेहनत नहीं कर रहे, जो पढ़ नहीं रहे, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, है ना. इफ यू आर नॉट वर्किंग कंसिस्टेंटली फॉर योर गोल, देन यू आर नॉट इवन इन द कंपटीशन. दोज हु आर इन कंपटीशन, मैंने आपको डेटा दिया था, roughly 50,000 people are fighting hard to become a civil servant. Among these people, many people are stuck here. ठीक है. तो दिस इज द टॉपिक ऑफ टूडेज डिस्कशन. अब आपको समझ में आया सिग्निफिकेंस क्या है ऑप्शनल का इस पूरे गेम में जो आप प्ले करने आ रहे हो. ठीक है. अब बात करते हैं ऑप्शनल की. दो चीजों की मैं बात करूंगा. देखिए, दिस इज द जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम, राइट. तो वी आर नॉट कवरिंग ऑप्शनल इन दिस प्रोग्राम, है ना. यू आर अवेयर अबाउट दिस थिंग, है ना. दिस इज द जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम. बट अगेन वी बिलीव दैट फॉर योर सिलेक्शन ऑप्शनल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. वी वोंट बी एबल टू टीच यू ऑप्शनल. हम ऑप्शनल पढ़ाएंगे नहीं आपको, बट वी शुड टेल यू द स्ट्रैटेजी. तो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन. क्लीन करते हैं एक बार इसको, आगे बढ़ते हैं. कि दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग ऑप्शनल. टू थिंग्स. वन इज हाउ टू चूज. All of you at this stage are facing this question: how to choose your optional. And second thing that I will discuss, how to prepare. ये बाद में करेंगे कि ऑप्शनल को प्रिपेयर कैसे करना है. पहले बात करते हैं हाउ टू चूज योर ऑप्शनल. तो टू स्टार्ट दिस आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. क्या आपने अभी तक अपना ऑप्शनल सिलेक्ट किया? एंड अगर सिलेक्ट किया तो एट व्हाट बेसिस यू हैव सिलेक्टेड? पढ़ा मैंने ऑन व्हाट बेसिस यू आर चूजिंग द ऑप्शनल. नाउ आई विल टेल यू. ये सारे वेरिएबल मैं एग्री करता हूं. किसी ने बोला कि इंटरेस्ट के बेसिस पे, किसी ने बोला सिलेबस की लेंथ की बेसिस पे, किसी ने बोला ग्रेजुएशन बैकग्राउंड के स्टेटस पे, किसी ने बोला टॉपर्स के मार्क्स के बेसिस पे, है ना. अलग अलग वेरिएबल आपने दिए मुझे विच यू आर चूजिंग टू डिसाइड योर ऑप्शनल. आई विल क्रिएट अ प्रायोरिटी अमंग दीज वेरिएबल. कि एट द टॉप what should be the first variable you should choose in selecting an optional, है ना. At the end of this discussion, please listen to me carefully now. At the end of this discussion, we will not reach an answer कि ये ऑप्शनल आपको चूज करना है ना. आई एम श्योर कि आप at the end of discussion मुझसे यही पूछने वाले हो कि सर ये ऑप्शनल सही है क्या, ये ऑप्शनल गलत है क्या. आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट, है ना. आई विल क्रिएट अ प्रोसेस फॉर यू. स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा
You should follow this process by your own self. This is the goal for next 1 week. मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपके करियर का ये, है ना. अभी नहीं रियलाइज हो रहा होगा, है ना, बट जब 3-4 साल प्रिपरेशन में हो जाएंगे और खाली ऑप्शनल की वजह से सिलेक्शन नहीं होगा, तब याद आएगा कि एक इंसान खड़ा हुआ बोल रहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है हमारी जर्नी का, है ना. तो फॉलो दिस प्रोसेस फॉर नेक्स्ट 1 वीक. सबसे पहले द फर्स्ट क्राइटेरिया, टॉप मोस्ट क्राइटेरिया, बताओ मुझे. मैंने काफी टॉपर्स को देखा 2017 के बाद, 18 के बाद, है ना, स्पेशली दोज पीपल हु आर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. दे से because they have a interest in anthropology, that's why they have taken anthro, है ना. मुझे एक बात बताना, 2016 या 17 के बाद से ऐसा कैसे हो गया कि सडनली इतने सारे लोगों का इंटरेस्ट जाग गया ह्यूमन इवोल्यूशन में? उससे पहले तो नहीं ले रहे थे इतने लोग. आई एम गिविंग यू अ लॉन्ग टर्म व्यू. आप लॉन्ग टर्म व्यू सोचो. बिफोर दैट 2015-16 से पहले, इवन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने इस ऑप्शनल का नाम भी नहीं सुना था. ऐसा क्या हो गया 2016-17 के बाद सडनली सबका ह्यूमन इवोल्यूशन में इंटरेस्ट जाग गया? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू अबाउट इज द बिगेस्ट वेरिएबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल which you should consider in deciding your optional is marks. That's it. अगर किसी ऑप्शनल में, रिमेंबर दिस थिंग, अगर किसी ऑप्शनल में हाईएस्ट 280 आ रहे हैं, तो आपको वो, इन माई ओपिनियन, आई एम गिविंग यू अ बिग ब्रदर एडवाइस, देन यू शुड नॉट टेक दैट ऑप्शनल. क्योंकि अगर हाईएस्ट 280 आ रहे हैं तो आप ये मान लो कि आपके हाईएस्ट से एक लेवल नीचे रहेंगे, है ना. आप ये मान लो कि आपके 260 270 ही आएंगे. ठीक है. एंड यू विल नेवर गेट अ गुड रैंक. मैं आपको नाम बता सकता हूं, एग्जांपल दे सकता हूं लोगों के, है ना, बट विल डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी. देयर इज वन वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, नाम नहीं लेते, आई विल गिव यू द स्टोरी. वन वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही गॉट सिलेक्टेड इनटू द आईपीएस. He had commerce and accountancy optional, है ना. He got selected into the IPS in the very first attempt. I think second attempt में, पहला थोड़ा ऐसे दिया था, second serious attempt में he got selected. And after that attempt he has given UPSC 3 times, cleared every time, final rank आया हर बार, but he never got IAS. Why? Commerce and accountancy में आते ही नहीं किसी के इतने नंबर. समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हार्श लगेगा, बट मैं ऑनेस्ट जवाब यहां पे आपको देना चाहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का. ठीक है, समझ में आ रहा है? अब नाउ टेल मी दिस थिंग, कुछ ऑप्शनल, कुछ लोगों के डिसीजन शायद आज के बाद बदले, बट एज अ मेंटर, इफ आई एम नॉट प्रेजेंटिंग यू द ऑनेस्ट पिक्चर, देन आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू योर करियर, राइट? टेल मी दिस थिंग, आपने फिलॉसफी से टॉपर देखे क्या पिछले 5-6 सालों में? अरे थोड़ी रिसर्च करो. आजकल कहां टाइम लगा रहे हो? क्लासेस तो अभी शुरू हुई नहीं है. रिसर्च करो, है ना. ऐसे अब्राहम लिंकन बोलते हैं ना कि इफ यू विल गिव मी 6 hours टू चॉप अ ट्री, आई विल स्पेंड 5 इन शार्पनिंग द एक्स. तो आपके पास अभी वो टाइम है रिसर्च करने का. आपने फिलॉसफी से टॉपर देखा पिछले कुछ 4-5 सालों में? कोई नहीं है, कोई नहीं है. अरे नंबर ही नहीं आ रहे भाई, 270 280 नंबर आते हैं. फिलॉसफी वाज अ पॉपुलर ऑप्शनल till 2015, है ना. 1 or 2 example will always be there, of course 1 or 2 example will always be there, है ना. but again you need to be cautious about this thing कि किस ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं. you do your own research, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं. dig in the YouTube, इतना डिजिटल मीडिया आज के टाइम में, है ना. लिस्ट बनाओ, देखो, है ना, कैसे कैसे मार्क्स आ रहे हैं, वो आपका काम है. ठीक है. 1 or 2 रेयर एग्जाम्पल बिल्कुल मिलेंगे आशीष, बिल्कुल मनाही नहीं है उस चीज की, है ना. बट अगेन एक ऑप्शनल में मल्टीपल टॉपर्स हैं जो 300 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, और एक ऑप्शनल में देयर इज 1 or 2 पर्सन हु इज गेटिंग 300 प्लस मार्क्स. तो कहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है?
अगेन मैंने पहले बोला था सेशन से पहले, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना, कि ये ऑप्शनल कैसा है या वो ऑप्शनल कैसा है, वो आपको रिसर्च करना है, दैट इज ऑन यू, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट डिसीजन फॉर यू, आई एम हियर जस्ट टू एनलाइटन यू, ठीक है ना, कि यार हो क्या रहा है, ठीक है, तो फोकस ऑन मार्क्स, ठीक है, समझ में आया। सेकेंड इंपॉर्टेंट वेरिएबल, समझ में आया, एग्री करते हो, इफ यू आर डिसएग्रीइंग देन टेल मी, चलो बताओ, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू आर कन्विंस्ड अबाउट दिस, है ना। ऑफिशियल सोर्स कोई नहीं है, टेलीग्राम पे यूट्यूब पे टॉपर्स के मार्क्स आप सर्च करोगे वहीं से पता लगेगा, एवरी टॉपर शेयर देयर मार्कशीट इन देयर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, ठीक है। अरे देखो होता है ऐसा, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, कोई सच्चाई बताता नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जिसके हाथ जले हैं वो ही फोर्सफुली बताएगा कि ये करना है, ये करना है, ध्यान रख इस बात का, ठीक है ना। चलो, तो मार्क्स शुड बी योर प्रायोरिटी, है ना। इफ यू आर चूजिंग दी ऑप्शनल बिकॉज इट इज शॉर्ट, काफी लोगों ने पाली लिया था, काफी लोग फिलॉसफी इसी वजह से लेते थे, है ना, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, शॉर्टनेस ऑफ द सिलेबस शुड नॉट बी अ पैरामीटर, होना चाहिए तो लास्ट पैरामीटर होगा, प्रायोरिटी वाइज देखो, सबसे पहले मार्क्स, सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया मार्क्स के बाद अगर आप डिसाइड करेंगे तो वो है मटेरियल अवेलेबिलिटी, मटेरियल स्लैश सोर्सेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी की जो ऑप्शनल की लिस्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल हैं जिसका मटेरियल एंड सोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है, व्हाई, बिकॉज मेनी फ्यू पीपल टेक दीज ऑप्शनल, लाइक जूलॉजी हो गया, है ना, बॉटनी हो गया, मेनी फ्यू पीपल टेक दीज ऑप्शनल, दैट्स व्हाई देयर इज नो कोचिंग इकोसिस्टम अराउंड इट। समझ में आ रहा है भाई, आपके लिए मटेरियल कौन डेवलप कर रहा है, यूपीएससी तो नहीं कर रहा ना। जैसे कई बार मेनी पीपल क्रिटिसाइज द कोचिंग इंडस्ट्री एज वेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और देयर इज नो कोचिंग इंडस्ट्री, हाउ यू विल प्रिपेयर, हु इज प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर यू, यूपीएससी तो नहीं दे रहा ना मटेरियल कोई, गवर्नमेंट इटसेल्फ creating that vacuum, try to understand, be very objective, ideally what should happen, पर गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है, ideally what should happen, है ना, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द मटेरियल टू स्टूडेंट कि भाई ये पढ़ लो, गवर्नमेंट टीचर शुड प्रिपेयर द लेक्चर कि ये देख लो और फिर एग्जाम देने आओ, टेल मी दिस थिंग, बट गवर्नमेंट ही खुद मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रही, तो विदाउट मटेरियल यू कैन नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन, तो अल्टीमेटली जिस पर्टिकुलर ऑप्शनल का मटेरियल एंड सोर्सेज मार्केट में है, दैट शुड बी योर सेकंड क्राइटेरिया, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया की बात करते हैं, थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन डिसाइडिंग योर ऑप्शनल शुड बी बेसलाइन, बेसलाइन, बेसलाइन का क्या मीनिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फ्यू पीपल हैव सेड दिस थिंग कि सर वी हैव चूजन मैथमेटिक्स बिकॉज इट वाज आवर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, मीनिंग क्या हुआ, दैट यू हैव अ हायर बेसलाइन इन मैथमेटिक्स, आप थोड़ा मैथमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अगर आप अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, है ना, थोड़ा काम ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा, ये समझ में आया। फिर बेसलाइन का एक और मीनिंग हो सकता है, इफ यू पीपल आर गुड इन साइंस देन दे शुड चूज साइंस ऑप्शनल, आपका जो, देखिए यू आर नॉट, यूपीएससी इज नॉट एन एग्जामिनेशन जो कि लाइक कोई 5th क्लास से 6th क्लास का बच्चा दे रहा है, यूपीएससी इज एन एग्जाम जो आप ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, तो यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, है ना, आपका 15 साल का एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, 1st to 12th एंड 3-4 साल ग्रेजुएशन के, तो वो जो 15 साल का आपका एजुकेशन है, इट इज योर बेस लाइन, राइट, कंसीडर दैट बेस लाइन इन योर माइंड, कि यार मैं शायद साइंस में अच्छा था, मैं शायद ह्यूमैनिटीज में अच्छा था, समझ में आ रहा है, या फिर आप अगर आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, डन, तो दिस इज बेस लाइन, दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्गर टर्म, ठीक है। फोर्थ क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया आता है इंटरेस्ट, यहां पे डालूंगा मैं इंटरेस्ट को, ठीक है ना, कि आपका इंटरेस्ट कितना है सब्जेक्ट में, जैसे आपको क्यों लगता है, बेसलाइन वाले का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको,
आपने पिछले कुछ टाइम में देखा है कि जो डॉक्टर्स हैं दे आर टेकिंग वन पर्टिकुलर ऑप्शनल. बताओ नोटिस किया या नहीं? डॉक्टर्स आर टेकिंग वन पर्टिकुलर ऑप्शनल. विच ऑप्शनल इज दैट एंड व्हाई दे आर टेकिंग इट? बेसलाइन का एग्जांपल दे रहा हूं, है ना. एंथ्रो ले रहे हैं डॉक्टर, चाहे डॉक्टर मयूर हजारिका हो, रैंक 5, डॉक्टर शिविन हो, मेनी डॉक्टर्स, राइट, डॉक्टर अपाला मिश्रा हो. क्यों ले रहे हैं वो एंथ्रो? बिकॉज यस, कुछ पार्ट कॉमन है. बायो, समझ में आया? तो ये सब वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं लोग व्हाइल डिसाइडिंग देयर ऑप्शनल. ऐसे नहीं कि खाली इंटरेस्ट के बेसिस पे कि मुझे तो ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है इसको ले लेता हूं ना. ये पैशन वैशन का गेम खत्म हो गया लाइफ में. ग्रेजुएशन तो रहता है, अब क्या है? हाउ यू कैन विन. समझ में आ रहा है? हाउ यू कैन विन, फाइंड आउट द बेस्ट वे पॉसिबल टू विन एनी बैटल. ठीक है, समझ में आया? चलो, तो इंटरेस्ट, दिस इज लास्ट वेरिएबल. अगेन, बिकॉज आपका जो ऑप्शनल है, यू हैव टू रीड इट एटलीस्ट 3 और 4 टाइम्स एटलीस्ट. सो अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, ज्यादा इंटरेस्टिंग, तीसरी चौथी बार पढ़ने में कुछ नहीं लगता. मैं आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली. जैसे अगेन एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, अगेन एक सिंपल सी चीज मैं आप सभी से पूछूंगा. यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी. योर बिगेस्ट मोटिवेशन टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज इज नॉट लर्निंग. लर्निंग आपका मोटिवेशन नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अगर आपका लर्निंग मोटिवेशन होता, मैंने देखा है कि स्टार्टिंग के फेज में फ्यू यंग एस्पिरेंट दे टेंड टू थिंक कि नॉलेज के लिए वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. नो, एब्सोल्युटली नॉट. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नॉलेज, देन डू सम पीएचडी, डू सम रिसर्च. आप उस डायरेक्शन में जाओ. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम बिकॉज यू वांट अ गुड करियर फॉर योरसेल्फ. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, है ना. आपको सिलेक्ट होना है, आईएएस बनना है. द डे यू विल बी सिलेक्टेड, ऑल द इंटरेस्ट इन लर्निंग, लर्निंग का क्या मीनिंग है? बुक्स पढ़ना, है ना, विल वैनिश अवे. दिस इज द रियलिटी ऑफ 99% ऑफ द एस्पिरेंट. आपने देखा लबासना से कोई लक्ष्मीकांत के साथ फोटो डाल रहा हो? बताओ मुझे, हैव यू सीन दिस थिंग कि कोई दा हिंदू पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है लबासना में जाके? ऑनेस्टली, यू नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट थिंग्स, है ना. बताओ मुझे ऑनेस्टली, आपको देखिए, व्हाट आई बिलीव कि if somebody is in the age group of 20 to 25, the most important thing for them in life is to know things impartially, कि at the other side what is happening. जितनी understanding, I believe, I am right now 34-year-old, I believe कि the way I understand the world now, अगर मैं शायद 24 साल 10 साल पहले की उम्र में उसको समझता तो शायद और भी बहुत आगे कुछ किया जा सकता था. तो दिस इज द माइंडसेट कि 20 to 25 ईयर के जो आपका एज ग्रुप है, यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स ऑब्जेक्टिवली. नोबडी इज रीडिंग थिंग्स व्हेनेवर दे आर रीचिंग टू द लवासना. इसका मीनिंग क्या हुआ कि इंटरेस्ट था तो भाई छूट क्यों गया? बताओ मुझे, इंटरेस्ट था तो छूट क्यों गया? इफ इट इज इंटरेस्ट, है ना, नथिंग, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, nothing will be very interesting when you read it thrice or 4 times. For UPSC, you will have to study everything at least thrice or 4 times. That's why interest I am keeping at the bottom. Interest का meaning क्या है कि tolerable लगे वो सब्जेक्ट. पहली बार में इंटरेस्टिंग लगेगा, दूसरी और तीसरी बार में ऐसे वो ना लगे कि बिल्कुल यार तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा जा रहा, बुक्स खोली नहीं जा रही. बस इतना इंटरेस्ट होना चाहिए. ठीक है, अंडरस्टूड. आपको लगता है एक और मैं यहां पे कोरोलरी आपको दूंगा. इन द रीसेंट टाइम, लॉट ऑफ इंजीनियर्स आर क्रैकिंग द एग्जाम. व्हाई इंजीनियर्स आर क्रैकिंग द एग्जाम? लॉट ऑफ इंजीनियर्स आर क्रैकिंग द एग्जाम. क्यों? उनको इंटरेस्ट से फर्क नहीं पड़ता, है ना. उनका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, इंजीनियरिंग में भी नहीं था, है ना. उनका किस चीज पे फोकस है? यार ये एग्जाम है, ये करियर है, मार्क्स कहां पे ज्यादा आ रहे हैं वो उठाओ और क्लियर करो और आगे बढ़ो. दैट्स इट. That crude strategy of getting the marks. I hope you will understand these 4 parameters. अब आगे सुनो. What you will do? You will do your research. I'm giving you 1 week. In this 1 week, what you will do?
इवन अगर आपने अपना ऑप्शनल सिलेक्ट कर लिया है, आई एम आस्किंग यू टू रिकंसीडर योर ऑप्शनल चॉइस जस्ट वंस। एक बार और रिकंसीडर कर लो मेरे कहने पे, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट वी आर टेकिंग, दैट्स व्हाई इट डिमांड्स रिकंसिडरेशन, है ना। सबसे पहले डू योर रिसर्च, गो टू द यूट्यूब, सर्च फॉर द टॉपर्स ऑप्शनल, सी कहां पे कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक दिन लगाओ इस काम पे, पूरा एक दिन वर्थ इट है। पूरे दिन यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे टॉपर की लिस्ट निकालो, पिछले 3-4 साल के टॉपर की। वंस यू विल डू दिस एक्टिविटी बाय योरसेल्फ, ओनली देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। इट हैज टू बी डन बाय यू, नॉट बाय अस। ठीक है, मार्क्स निकालो। अब इस मार्क्स के बेसिस पे 4-5 ऑप्शनल आपको दिखेंगे, है ना, कि यार यहां नंबर ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखो मटेरियल एंड सोर्सेस। सेकंड वेरिएबल ये रखो कि इनमें से किन ऑप्शनल के मटेरियल सोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं, है ना। देन बेसलाइन एंड इंटरेस्ट, मतलब इन चारों के बेसिस पे, है ना, शॉर्ट लिस्ट 2 to 3 ऑप्शनल, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 वेरिएबल, शॉर्ट लिस्ट मिनिमम 2 and maximum 3 optional. After this, pick up the most popular material of these optional. मान लो आपने कोई 2 ऑप्शनल सिलेक्ट किए, इन 2 ऑप्शनल में एक कोई ना कोई मार्केट में मोस्ट पॉपुलर मटेरियल आपको मिल जाएगा। जो मोस्ट पॉपुलर टीचर हो, जेरोक्स कॉपी उसकी मार्केट से खरीदो, है ना। 2 days ईच इन पे स्पेंड करो, 2 दिन पढ़ो, 5-5, 6-6 घंटे लगाओ इन पे पढ़ो। एंड एट द एंड 7th डे पे, थ्रू दिस प्रोसेस, अंदर से जो आवाज आए, अंदर से जो आवाज आए, इन 2 मटेरियल को पढ़ने के बाद आपको एक फील आएगी, हाँ ये पढ़ने में मजा आ रहा है, ये पढ़ने में नहीं मजा आ रहा है, ठीक है ना। जो वो फील आए 7th डे पे, टेक दैट ऑप्शनल। आई हैव गिवन यू अ प्रोसेस टू डिसाइड द ऑप्शनल सब्जेक्ट। वी हैव दिस, आई वुड से कि वेरी बैड हैबिट टू डिसाइड द ऑप्शनल ऑन द बेसिस ऑफ आवर सीनियर्स एडवाइस ना। अरे भैया सीनियर का तो खुद सिलेक्शन नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है। आई एम नॉट गिविंग यू वन एडवाइस कि एंथ्रो ले लो, सोशियोलॉजी ले लो, पीएसआईआर ले लो, पबएड ले लो, नो, नो ऑप्शनल। वी हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हियर, वी आर नॉट टीचिंग ऑप्शनल एट सारथी आईएएस, वी हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हियर, है ना। आई एम गिविंग यू वन प्रोसेस टू डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ। फॉलो दिस प्रोसेस and then you will reach to a right decision for your own self. Marks, material sources, baseline, interest. On this basis, finalize 2 to 3 optional, minimum 2, maximum 3. Read the basic material of it for 2 days each and then you will reach to the right answer. चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, this is not a optional foundation program, this is GS foundation program, but I would like to tell you about your optional preparation, very very important। second part पे आते हैं, how to prepare। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा अपनी ऑप्शनल प्रिपरेशन के बारे में। ऑफ कोर्स फॉर द जीएस प्रिपरेशन यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन सारथी आईएएस, बट ऑप्शनल प्रिपरेशन यू विल डू फ्रॉम समवेयर एल्स। तो कुछ बेसिक ऑप्शनल प्रिपरेशन के टूल्स मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, आप जो भी ऑप्शनल सिलेक्ट करोगे ना, 3-4 बातों का यहां पे ध्यान रखना। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर ऑप्शनल प्रिपरेशन इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ योर पीवाईक्यूज। मेंस एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शनल आता है एंड पीवाईक्यू 80% ऑफ द थीम, कोई भी ऑप्शनल हो, 70 to 80% ऑफ द थीम विल बी रिपीटेड। कोई भी ऑप्शनल हो, आई विल गिव यू सर्टेन आइडिया। Like few people say, even when you are starting your preparation, you have this idea कि जैसे let's say PSIR is very dynamic, कि उसमें तो बहुत करंट अफेयर यूज होता होगा, राइट। तो ऐसा लगता है कि फिर PYQ से कैसे रिपीट होंगी चीजें। We have this dilemma in the beginning. I'll tell you one thing. Let's say मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के थ्रू आप समझोगे। इंडिया चाइना रिलेशंस, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं। लेट्स से इंडिया चाइना रिलेशंस पे PSIR पेपर 2 में कोई क्वेश्चन आया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट।
एंड इन 2020 देयर वाज अ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, गैल्वन वैली में इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा ये, है ना। तो लेट्स से उस साल कोई क्वेश्चन आया पीएसआईआर पे विच इज डिस्कसिंग कि गैल्वन वैली जो इंसिडेंट हुआ उसका इंडिया पे इंपैक्ट क्या है, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्राइसिस, समथिंग लाइक दैट, है ना। अब जब कोई न्यू कमर होगा ना, न्यू कमर हु इज स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन, वो ऐसे देखेगा कि ये तो बिल्कुल करंट से आया है ना, वो गैल्वन वैली रीसेंट इंसिडेंट है जहां से वो क्वेश्चन इंस्पायर्ड है, बट द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, it is a static part. The context in which India China relationships are built, वो तो static है. Whenever you will write the answer, 70% content आपका वही static का theme रहता है. बस एक दो recent के कुछ example आप add कर देते हो. समझ में आया? This is I have seen in all the optional. जो आप dynamic आपको लगते हैं, वो लिखेगा कि current affair से inspired है, but 70-80% content static ही रहता है. समझ में आया? तो दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू कि पीवाईक्यू की ही प्रिपरेशन पे फोकस करना. पीवाईक्यू इज योर बाइबल. सेकंड थिंग, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, दैट ऑप्शनल प्रिपरेशन विल गो थ्रू 4-5 फेजेस देखते हैं. सबसे पहला फेज बेसिक रीडिंग. अब अगेन कुछ हार्श बातें मैं आपको बोल सकता हूं, सुनना ध्यान से. Basic reading is after finalizing your optional, you are studying your optional for the first time, है ना. Whenever we do the first reading, you will never be able to consolidate anything. होता ही नहीं है. आप जब पहली रीडिंग करते हैं, you just develop this familiarity with the language and the basic concept. That's it. पहली रीडिंग में उतना हो रहा है. I would say actual preparation basic reading के बाद स्टार्ट होती है ना. एंड जो भी आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं ऑप्शनल का, जहां भी आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, at most of the places what I have seen, the foundation course is all about this phase. They give you the understanding of basic things in your optional. That should be the first phase. ठीक है. उसके बाद second phase क्या आता है? एक बेस रीडिंग हो गई, आपको ब्रॉडर पता लग गया क्या क्या चीजें इसके अंदर है. Now you will start consolidating. You will do second reading of your optional along with PYQ. What you should be doing, आपके जो भी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, चाहे फाउंडेशन कोर्स के हो, ऑप्शनल के, या फिर आपने खुद मार्केट से पिकअप किए हो, रीड दोज नोट्स बाय कीपिंग PYQ इन फ्रंट ऑफ यू. मतलब क्या हुआ? लेट्स से मैं PSIR का एग्जांपल आपको देता हूं. इफ आई एम स्टडिंग प्लेटो इज द फर्स्ट टॉपिक इन द PSIR, then reading the content, while reading the content, I will keep the Plato's PYQ in front of me, which will give me an idea कि what part of Plato is more important and what part is less important. And मैं कोशिश करूंगा उस content को उस PYQ के context में थोड़ा सा organize करने की. Ultimately, you will retain information in question answer format. Information आपके mind में question answer format में ही retain होगा. ठीक है. This is the second reading. While reading, keep PYQ in front of you और PYQ के basis पे थोड़ा information अपने mind में फिल्टर आउट किया जाए. सेकेंड पार्ट है. थर्ड, इन थर्ड रीडिंग यू विल मेक नोट्स. थर्ड रीडिंग में शॉर्ट नोट्स बनेंगे, पहली रीडिंग में नहीं बनते, है ना. जैसे पहली रीडिंग में इफ यू विल ट्राई टू मेक द नोट्स, यू विल सी दैट यू आर अंडरलाइनिंग ईच एंड एवरीथिंग. इन थर्ड रीडिंग यू विल मेक नोट्स एंड यू विल स्टार्ट PYQ आंसर राइटिंग. दिस शुड बी द अप्रोच ऑफ स्टडिंग द optional. And in the fourth phase you will revise notes plus write test series. These are the 4 phases through which your optional preparation will go. समझ में आया यहां पे? ठीक है. अब इसमें टाइम आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं. मुझे क्या लगता है, अगर आप 2026 टारगेट कर रहे हो, इफ यू आर टारगेटिंग 2026, देन ये जो बेसिक रीडिंग है, इट शुड टेक 6 to 8 month. ठीक है ना. रफली बाय द मिड ऑफ द नेक्स्ट ईयर यू शुड बी एबल टू कंप्लीट दिस बेसिक रीडिंग. देन यू कैन स्टार्ट सेकेंड रीडिंग एंड PYQ. इट शुड टेक 4 to 5 months. ठीक है. या वैसे नॉर्मली क्या होता है, हर सक्सेसिव रीडिंग में टाइम हाफ हो जाता है. अगर आपको बेसिक रीडिंग में 6 महीने लगेंगे,
तो सेकंड रीडिंग में 3 महीने लगेंगे, रफली 4 मंथ्स आप यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। एंड देन 3 मंथ्स 2 to 3 मंथ्स में बोलूंगा इस काम में लगेंगे। एंड दिस फोर्थ फेज यू कैन हैव आफ्टर प्रीलिम्स एज वेल, राइट। ये तो आफ्टर प्रीलिम्स ही होगा कि आफ्टर प्रीलिम्स यू कैन रिवाइज योर नोट्स एंड राइट द टेस्ट सीरीज, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपके मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल के फाउंडेशन कोर्स भी 6 to 8 मंथ के ही होते हैं, समझ में आया। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, डन। अच्छा देखिए भाई, वर्किंग एस्पिरेंट के लिए अगेन आई विल से दिस थिंग, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं एक बार, ठीक है ना। आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस थिंग। फॉर द वर्किंग एस्पिरेंट इन दिस कोर्स वी विल बी मूविंग विद अ लिटिल ईज, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कंटेंट बर्डन कोई होने वाला है। बट ओवरऑल फॉर वर्किंग एस्पिरेंट 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। फर्स्ट व्हाट आई हैव सीन इज दैट वर्किंग एस्पिरेंट और फुल टाइम एस्पिरेंट को जब आप कंपेयर करेंगे तो बिगेस्ट चैलेंज वर्किंग एस्पिरेंट के लिए क्या है, दे गेट लेस टाइम फॉर रिवीजन, दैट्स इट। आपको रिवीजन के लिए कम टाइम मिलता है। तो अगर आपको रिवीजन के लिए कम टाइम मिल रहा है तो मेरा एक सजेशन है आपको, देखिए नॉर्मली ये सभी फॉलो कर सकते हैं वैसे, बट वर्किंग एस्पिरेंट के लिए मैंडेटरी है। नॉर्मली जब आप कुछ रीड करते हैं, आई एम श्योर आप सभी ने अभी तक कुछ ना कुछ रीड किया होगा, तो आप रीड करते हो लीनियर मैनर में। लीनियर मैनर का क्या मीनिंग है, यू स्टार्ट विद फर्स्ट पेज, लेट से आपको 1000 पेज कंप्लीट करने हैं किसी भी बुक के, यू डिसाइडेड कि एक दिन में मैं 100 पेज पढ़ूंगा, यू विल स्टार्ट विद फर्स्ट पेज और आप 100 पेज तक पढ़ोगे। Then the next day you will start with 101st page and you will study till 200 page. The next day you will start with 201th page. This is so on so on. You study in linear manner. This is not the right way to study humanities content. How you should be studying? आपने स्टार्ट किया फर्स्ट पेज से, आपने पहले 10 पेज पढ़े, लेट से आपको इसमें लगा 1 hour. You are taking 10 minutes to revisit this 10 page, 10 to 15 minutes, just broader revisit करना, and then again starting with 11th page. समझ में आया। तो इसको मैं बोलता हूं टू एंड फ्रो रीडिंग, थोड़ा आगे गए, जल्दी से एक बार पीछे का देखा, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे का देखा, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे का देखा, समझ में आया। इट माइट टेक 10% और 20% एक्स्ट्रा टाइम in completing the syllabus, but it will reduce the need of revision and you will enjoy learning more. पहला एडवाइस तो मेरा ये है। दूसरा एडवाइस मैं क्या दूंगा वर्किंग एस्पिरेंट को, यू नीड टू मैनेज योर रूटीन इन अ मच बेटर मैनर। हाउ, देखो भाई, अगर आपको अपना रूटीन बेटर मैनेज करना है एज अ वर्किंग एस्पिरेंट, यू कैन नॉट रिलाई अपॉन रीडिंग फॉर 8 hours, 6 to 8 hours आफ्टर योर ऑफिस आवर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑफिस से शाम को आए और फिर 6-7 घंटे लगातार पढ़ जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट। यू शुड डिवाइड योर स्टडी टाइम इनटू 2 slots. One is in the morning time. Wake up at 5 a.m. No other option. Before going to the office, you should study for 2 to 3 hours. And then after coming from the office, you should study for, like, office से आने के बाद आप सो जाओगे, खुद सो जाओगे। अगर आप 5 बजे उठ रहे हो, ऑफिस जाने से पहले 2.5-3 घंटे पढ़ रहे हो, फिर ऑफिस में काम कर रहे हो, आप आगे खुद सो जाओगे। टेक अ पावर नैप, आधे घंटे सो, देन वोक अप फ्रेश एंड देन स्टडी फॉर 3 hours, एंड देन वीकेंड पे आप 1-2 घंटे एक्स्ट्रा कर सकते हैं। This should be the study routine. Done? चलो देखो, अब मैं एक बात बोलूंगा, although I have given you certain idea, है ना, कि क्या ऑप्शनल है, कैसे है। अब ये जो मार्क्स का स्कोरिंग का पैटर्न है, ये थोड़ा बदल भी सकता है, राइट भाई। यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, सुनना मेरी एक बात, इन 2024 हमारे पास डेटा है टिल 2023, आप एग्जाम देने वाले हो 2026 में, है ना। एंड हम एक फेयर एस्टिमेट लेके चलते हैं कि दीज आर योर अटेम्प्ट जिनमें प्रोबेबली आपके सिलेक्शन के हाईएस्ट चांसेस हैं, इजंट इट। लिसन टू दिस फिनोमेना, हम पे डेटा है 2023 का, एंड एक फेयर एस्टिमेट के अकॉर्डिंग दीज आर द ईयर्स जहां पे आपके सिलेक्शन के हाईएस्ट चांसेस हैं, है ना। तो ये चेंज भी हो सकता है नहीं हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट 5-year विंडो, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर चीजों को समझे, है ना। अगर आपको कोई ऑप्शन लग रहा है कि बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट भी है, बेस लाइन भी है ना, और मार्क्स में भी 10-15 ऊपर नीचे हो सकते हैं, देन यू शुड टेक इट, राइट। तो करंट अफेयर की बात करते हैं। रिगार्डिंग करंट अफेयर,
it is something in UPSC ecosystem which is talked a lot about. बहुत ज्यादा हवा है, current affair. But how much importance it hold in your examination preparation? First, I want to discuss that. है ना? Can you tell me this thing? Out of 100 questions asked in prelims, how many questions were directly? Do you think? आपको क्या लगता है? How many questions were directly from the current affair material of market? Listen to the question carefully. Out of 100 questions in prelims, how many questions directly came from the current affair material which is present in the market? 10 से 15% क्वेश्चन, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं है, है ना? तो डोंट यू अंडरस्टैंड कि करंट अफेयर, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट करंट अफेयर व्हाई इट इज टॉक्ड अ लॉट अबाउट, बिकॉज इट इज समथिंग which makes your content viral. You need to understand that. यार पॉलिटी एक बार पढ़ा दी तो पढ़ा दी, हिस्ट्री एक बार पढ़ा दी तो पढ़ा दी, व्हाट न्यू कैन कम इन इट? बहुत ही कम चीजें नहीं आती हैं. बट टू मेक योर कंटेंट वायरल, एवरी इंस्टीट्यूट टेंड टू फोकस ऑन द करंट अफेयर. ठीक है, बिकॉज इट इज न्यू, है ना? बट क्या आपको तो एग्जाम क्रैक करना है ना, आपको वायरलिटी से क्या मतलब? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे एग्जाम में 10-15% वेटेज है करंट अफेयर की, दैट्स इट. तो क्या 10-15% वेटेज के लिए पीपल आर गिविंग like 50% of their study time in current affair in the starting phase? Don't you think it is the biggest foolishness that you can do in your preparation? You're starting your journey, and this is, I'm talking about prelims, है ना? You're starting your journey and 50% टाइम आप अपने करंट अफेयर में दे रहे हो कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे 2 घंटे, 2 घंटे न्यूज़पेपर के नोट्स बनाएंगे. ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको 1 ईयर का करंट अफेयर चाहिए होता है. तो इन योर केस मई 2025 टू अप्रैल 2026 तक का करंट अफेयर चाहिए. इससे पहले का करंट अफेयर आपको नहीं जरूरत. तो मेरा सजेशन क्या है आपको, इवन टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई थिंक डॉक्टर शिविन हैज आल्सो डिस्कस दिस थिंग, कि टू अंडरस्टैंड द करंट अफेयर यू नीड सम बेस, राइट? शिविन सर ने भी डिस्कस किया था, मेरे को याद आया सेशन में, है ना, कि टू अंडरस्टैंड द करंट अफेयर यू नीड सम बेस. पहले बेस बिल्टअप कर लेते हैं, देन यू नीड टू फोकस ऑन द करंट अफेयर. ठीक है, तो फॉर अपकमिंग 6 to 8 month यू नीड नॉट टू फॉलो एनी करंट अफेयर. कुछ करंट अफेयर मत फॉलो करो, जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग योर फाउंडेशन, जो क्लासेस जीएस की हम ले रहे हैं. एंड अगर आपके पास एक्चुअली में टाइम है तो फोकस ऑन योर ऑप्शनल, थोड़ा सा ऑप्शनल स्टार्ट कर सकते हैं. वी विल कवर द करंट अफेयर इन दिस कोर्स, है ना? मोदित सर विल हेल्प यू विद द करंट अफेयर, डोंट वरी अबाउट दैट. But for now, you need not to be worried about current affair, है ना? Done. Do we have this commitment from your side? देखिए, current affair is something which make people digress from the static. We are done with today's discussion. Optional current affair, कुछ basic orientation जो करना था हमें, that is done from our part. You can attend economic strategy session on 7th and 11th. You can attend the regular classes. Please remember this thing. Your batch is starting with the teaching of Dr. Shivin sir. I'm sure you will enjoy learning economics with him. Then we will further move on to the next segments. ठीक है? Done? चलिए, all right. Thank you very much. All the best. You are starting life defining journey today. है ना? You are starting your life defining journey today. From my side and whole Sarthi IAS team, wish you luck and all the best for your journey. You can trust us for the next 1.5 years that we are here to solve each and every problem. If you have joined this program, you have to maintain the consistency from your side. You have to be consistent with classes and material. You have to revise it regularly. Rest assured, GS you can leave on Sarthi IAS. आपको GS not just prelims, mains, answer writing, everything, PYQ coverage you can leave on Sarthi IAS. ठीक है? All the best.